अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मेरा और आपका साथ होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। सबसे पहले आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं, शहर भर में क्या हो रहा है, मुल्क भर की क्या सूरत हाल है, उस पर नज़र डालते हैं। तो हमने देखा कि IMF की तरफ से 70 करोड़ डॉलर की जो किस्त है वो मंजूर हो गई है और उसके नतीजे में जो रुपया है वो मजबूत होने लगा है और डॉलर कमज़ोर हो रहा है। इंटर बैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपया 86 पैसे सस्ता हुआ और इंटर बैंक में डॉलर 281 रुपये से नीचे आ गया है। तो 280 रुपये 25 पैसे का इस वक्त आपको इंटर बैंक में डॉलर मिल सकता है। इसके अलावा हम शहर भर में देख रहे हैं कि अद्वियात का जो बहरान है वो सर उठाने लगा है, क्योंकि कैंसर, ब्लड प्रेशर, खांसी, नज़ला, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड जो अद्वियात हैं उनकी शॉर्टेज हो रही है और जो मिल भी रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगी दवाएं मिल रही हैं। तो इस हवाले से भी बात करेंगे कि इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी ये सीज़न आता है, सीज़न चेंज होते हैं, दवाओं की जो तलब है वो बढ़ जाती है तो शॉर्टेज हो जाती है और उसके बाद दवाएं महंगी मिलना शुरू हो जाती हैं। गैस की कीमत भी बढ़ा दी गई है। एक्सपोर्टर्स जो है वो शदीद परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो मईशत है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन यकीनन बहुत अहम है, लेकिन अगर बेसिक यूटिलिटीज़ और सहूलियात नहीं हो तो उस पर उनकी परेशानी में इजाफा हो जाता है। तो पाकिस्तान हॉज़री मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के जो साबिक सेंट्रल चेयरमैन है बाबर ख़ान, वो ये कहते हैं कि जो गैस के मसाइल हैं, सप्लाई के इशूज़ हैं, उस मज़ीद एक तो गैस महंगी कर दी गई है और उसके अलावा गैस फराहम भी नहीं की जा रही है और इतनी महंगी गैस के साथ इंडस्ट्री कैसे चलेगी समझ में नहीं आता। इंडस्ट्री बहरान का शिकार है और हमारे मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। इसके अलावा ना सिर्फ गैस का मसला है, कराची में पानी का भी मसला है, बिजली का भी इशू है, कराची में पीने के पानी का भी बहुत ज़्यादा मसला हमें दिखाई देता है। तो ज़िला ईस्ट के जो मकीन हैं वो साफ़ पानी के लिए बूंद बूंद को तरस गए। इसके अलावा गुलिस्तान जौहर का इलाका है बहुत बड़ा, जहाँ पर साफ़ पानी मैसर नहीं है। गुलशन इकबाल है, स्कीम 33 है और बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर PIB कॉलोनी, महमूदाबाद, आप नाम लें और पूछें कि इस इलाके में पानी आता है या नहीं आता, तो आप देखेंगे कि मोस्टली लोगों की कंप्लेंट्स यही होती हैं कि हमारे घर में पानी नहीं आता। जब हम इस पर बात करें तो आप भी हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके इलाके में पानी से रिलेटेड क्या सूरत हाल है। उसके अलावा FBR का जो ट्रैकिंग सिस्टम है, ट्रैक और ट्रेस सिस्टम, उसने सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स को ट्रैक एंड ट्रेस पर अमल दरामद की हतमी तारीख दे दी है और ये कहा गया है FBR की तरफ से कि 30 अप्रैल 2024 तक मुकम्मल तौर पर ट्रैक एंड ट्रैक सिस्टम पर अमल दरामद की जो हिदायत हैं, अहकामात हैं, वो जारी किए जाएंगे। तो सीमेंट सेक्टर जो है उस पर इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है और ये कहा गया कि तमाम मैन्युफैक्चरर्स को हर बैग पर अमल दरामद ये करना है और ये करवाया जाएगा। उसके अलावा जो गंदम की प्राइसेस हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि मनमानियाँ उरूज पर हैं। गंदम की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं और जो गंदम महंगी होती है तो आटा महंगा हो जाता है और ओपन मार्केट में गंदम 128 रुपये से 132 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। 2.5 नंबर का जो आटा है वो 150 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। इसके अलावा ना सिर्फ आटे की कीमत बढ़ी है, अंडा और चिकन वो भी इस वक्त लोगों की जो कीमत क्या कहते हैं, क़ुव्वत ख़रीद है उससे बाहर है। अंडे की प्राइसेस में अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 4 से 5 दिनों के अंदर जो अंडे हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हुए, 10 से 20 रुपये महंगे हुए। फ़ी अंडा इस वक्त आप एक्सपेक्ट करें तो 34 रुपये का एक अंडा आपको इस वक्त मिल रहा है और जबकि अंडों की अगर सरकारी कीमत की बात की जाए तो 290 रुपये दर्जन ये सरकारी फरमान जारी हुआ जिसमें अंडे आपको मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप वैसे दुकानों पे जाएंगे तो अंडा आपको 400 रुपये दर्जन मिल रहा है। तो सर्दी भी है, यूजेज भी ज़्यादा होता है, लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये सूरत हाल है कि अंडे की प्राइसेस को कंट्रोल करता हुआ, चिकन की प्राइसेस को कंट्रोल करता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल जैसे मैंने भी अपने स्टार्ट में आगाज़ में कहा था कि IMF की तरफ से मईशत की जो पाकिस्तान की मईशत में हम देख रहे होते हैं कि किस्तें आती हैं, डॉलर्स आते हैं, पैसे आते हैं, तो उसके इम्पैक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में मईशत में बेहतरी की नवीद भी IMF ने सुनाई है और 70 अरब डॉलर जो हैं वो भी आए हैं। उसके अलावा IMF ये कहता है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में पाकिस्तान की जो मौशी शरह नमू है उसमें भी इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और बेरोज़गारी और महंगाई में भी 2024 के अंदर कमी की पेशगोई की है। कैसे होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे कि सब चीज़ें किस तरह से पॉसिबल हैं। इसके अलावा कराची वालों के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं और वो ये हैं कि चटपटे और मज़ेदार खानों से रिलेटेड जो कराची ईट है उसका आगाज़ हो गया। हर साल ये फेस्टिवल लगाया जाता है, कई स्टॉल्स लगते हैं, आप फुटेजेस में भी देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग आते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के पकवान, चटपटे खाने भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, डिफरेंट तरह के क्यूजीन्स होते हैं और लोग उसको जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो आप भी जा सकते हैं, कल से इसका आगाज़ हो गया कराची ईट फेस्टिवल का।
उसके अलावा ख़वातीन के लिए जो पिंक बस सर्विस शुरू की गई, ख़वातीन ड्राइवर्स ही अब उसको रन करेंगी। इस हवाले से पहले भी जब ये इसका इफ्तिताह किया गया था पिंक बस सर्विस का, तो शर्जील इमाम मेमन साहब ने कहा था कि उस वक्त वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी थे, तो उन्होंने कहा था कि इन जो बसेज़ हैं उनको मैं चाहता हूँ कि ड्राइवर्स भी लेडीज़ ही चलाएं। तो अब हम इस फैसले पर अमल दरामद होता हुआ देख रहे हैं कि लेडीज़ ड्राइवर्स हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है और कुछ ही दिनों में वो इस काबिल होंगी कि इन बसों को चला रही होंगी। और 1 नवंबर को इनकी तरबियत का आगाज़ किया गया था। पिंक बसों में जो ख़वातीन कंडक्टर्स हैं वो भी मौजूद हैं पहले से ही, अब ड्राइवर्स भी आ जाएंगी। तो 17 ख़वातीन हैं जिनको इस बेड़े में शामिल किया जाएगा। कराची और हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है और ख़वातीन बस ड्राइवर को मोटरवे पुलिस ने जो है तरबियत दी है। तो अच्छा होने जा रहा है ख़वातीन के लिए। तो रोज़गार के मौके पैदा होंगे, ख़वातीन के लिए सेफ़ एंड सिक्योरिटी भी होगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है और आइंदा और आने वाले दिनों में इसको बढ़ाया जाएगा। तो जो लोग वैसे ड्राइविंग स्किल्स रखते हैं, जानते हैं, वो भी इसमें क्योंकि ये इश्तिहार भी आया था कि आप अप्रोच कर सकते हैं अगर आप ये बस चलाना या अच्छी गाड़ी चलाना या बड़ी कोई वैन्स वगैरह चलाना जानते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग का जो स्केड्यूल है वो भी अनाउंस कर दिया गया है। 17 फरवरी से पाकिस्तान सुपर लीग का जो अगला सीज़न है वो स्टार्ट होने जा रहा है और कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो PSL 9 है उसका पहला मैच होगा। और उसके अलावा जो कराची है उसमें भी कई मैचेस होंगे और जो फाइनल है वो कराची में ही खेला जाएगा। 34 मैचों पर मुश्तमिल पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न 9 स्टार्ट होगा। इस हवाले से भी आज बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हमारे अशरफ खान साहब मौजूद हैं और जावेद भाई भी मौजूद हैं। हम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक जावेद भाई, आज आपकी एनर्जी लो है, क्यों? नहीं, बिल्कुल सही है। ओके, सुस्त लग रहे नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। अशरफ भाई को देखें कैसे, इन्हें पता है ना अभी तो इनकी होनी है अशरफ भाई, तो मैं करती हूँ आपसे तो अशरफ भाई बात। अच्छा जावेद साहब, सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ होने जा रहा है जी। और पहले कुछ और डेट अनाउंस हुई थी, फिर इलेक्शन से रिलेटेड जो है कहा गया कि इसको आगे बढ़ाया जाए। 8 फरवरी से ही स्टार्ट होना था, लेकिन क्योंकि 8 फरवरी इलेक्शन का ही था और इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हर हाल में अब 8 फरवरी को से कोई हो इलेक्शन, तो इसलिए फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत की और मुलाकात की नुमाइंदों से, हुकाम से मुख्तलिफ, तो उन्होंने ये तय किया कि इसको इलेक्शन के बाद करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अपने भी कुछ शेड्यूल बड़े मसरूफ़ है। इसके बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड, हॉलैंड, आयरलैंड जाना है PSL के बाद। उससे पहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड में भी खेल रही है T20। खैर कल वहाँ पहला मैच था, पाकिस्तान हार गई 46 रन से। 226 रन की पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने, और पाकिस्तान जो है 180 रन बना पाया 18 ओवर में। तो 2 ओवर और खेल ले तो शायद थोड़ा सा और करीब पहुँचते। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से 3 विकेटें अब्बास आफरीदी ने ली हैं और 3 विकेटें शाहीन शाह आफरीदी ने। लेकिन बैटिंग 50 तो की बाबर आजम है, लेकिन बाकी बैट्समैन कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे सके। साइम अयूब ने बड़ी ज़बरदस्त फुर्तीली बिजली वाली इनिंग खेली कि 8 बॉलों पे 27 रन किए उन्होंने। बहुत 350 का स्ट्राइक रेट था उनका। टीम साउथी ने 4 विकेटें हासिल की। 5 मैचों की सीरीज़ है, 1-0 की पाकिस्तान को इसमें खसारे का है। अब दूसरा मैच कल संडे को होगा, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान फाइट बैक करेगा, वापस आएगा सीरीज़ में। सही है। हम वापस आते हैं PSL पे। PSL के 11 मैचेस कराची में होने, 9 मैच होंगे पिंडी और लाहौर में, 5 मैच होंगे मुल्तान में, और 18 मार्च को कराची में ही फाइनल होगा। आखिरी जो 3-4 मैच हैं वो भी कराची में होंगे, एलिमिनेटर और क्वालिफायर। तो एक अच्छा एक मेला लगेगा और यकीनन शायकीन क्योंकि इंतज़ार करते हैं इसका। और PSL के बाद पाकिस्तान की कुछ लड़के जो इस PSL से ही परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान टीम में जगह पाएंगे, क्योंकि इस साल अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप भी हो रहा है। अमेरिका वेस्ट इंडीज़ मुश्तरका मेज़बान है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा एक इवेंट है जिसकी तैयारी मुख्तलिफ सीरीज़ से होंगी, मुख्तलिफ मैचेस से होंगी। और PSL से लेकिन जो परफॉर्मेंस देगा अच्छी, तो वो एक आख लड़का ज़रूर पाकिस्तान टीम में इंक्लूड हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात है कि कम से कम एक तैयारी के लिए भी PSL ऐसे मौके पर आ रही है कि चलें वर्ल्ड कप की भी तैयारी होती हुई नज़र आएगी। बहरहाल हम जहाँ पर इलेक्शंस की तैयारियों की बात करते हैं, जहाँ पर हम जो है वो मईशत की बेहतरी की बात करते हैं, हमने देखा कि IMF की तरफ से किस्त मिली, जिसके बाद डॉलर की कीमत में भी कमी होना शुरू हुई है डॉलर की कीमत में, और रुपये में बेहतरी आई है। तो इस वक्त क्या इम्पैक्ट नज़र आ रहा है ये 70 करोड़ डॉलर की जो मंजूरी हुई है IMF की तरफ से? अशरफ भाई, इस पर ये देखा जाए IMF ने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड था उसने मईशत का जायज़ा लिया है। क्योंकि पहले तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया था, उसके बाद जो है 2 रोज़ पहले जो है IMF के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने मंजूरी दी है। 70 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मिल गए। लेकिन इससे पहले सबसे अहम था
जो दीगर जो ममालिक हैं और दीगर जो दोस्त ममालिक हैं, उसके अलावा जो हमारे डोनर्स हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उससे हम देखें तो IMF के इससे पहले हमें 2 हफ्तों में जो 1 अरब 32 करोड़ डॉलर के कर्ज मिले थे। और उसके बाद अब IMF के जो है 70 करोड़ डॉलर आ गए, तो तकरीबन देखा जाए कि हम 3 हफ्तों में पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर आ गए, जिससे ज़र मुबादले ज़ख़म में नुमाया इजाफा हुआ है। और मतलब IMF ने भी अपनी जो रिपोर्ट में कहा है कि अगर हम देखें जून में जो स्टेट बैंक के ज़खायर से 4.5 अरब डॉलर से अब वो बढ़ के तकरीबन 9 अरब डॉलर पे पहुंच गए, बहुत खुश आइन करार दिया है। और कहा है कि ये जो साल का अख्ताम होगा रवा माली साल यानी जनवरी से जून तक कह रहे हैं, अब महंगाई होती हुई उनको भी नज़र नहीं आ रही है, अब जो होनी थी अब उसके बाद आगे अगले जो 5 महीने हम देख रहे हैं यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक, तो कह रहे हैं महंगाई की शरह में भी नुमाया कमी होगी। और उसके साथ ये भी कहा है कि जो आपका जो कर्ज़े लेने का जो उसूल है वो भी कम हो, क्योंकि मईशत में बेहतरी देख रहे हैं। और जो पहले हम 0.5% की माशी तरक्की थी, अब 2% पे IMF देख रही है, हम नहीं, IMF ने खुद कहा है। तो उन्होंने कहा है कि जब मईशत में बेहतरी होगी तो टैक्स कलेक्शन में बेहतरी होगी, टैक्स कलेक्शन में होगा तो हमारा खसारा कम होगा। तो अच्छी खबरें हैं जो कि IMF ने भी माना है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि निगरान हुकूमत जो आई है, इसने जो इकदाम उठाए हैं क्रैकडाउन, स्मगलिंग के खिलाफ, और साथ में जो कर्जा लेना, जो मुकामी कर्जे हैं वो भी कम हुए हैं। तो उसकी वजह से IMF देख रही है कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, इकदाम होते नज़र आ रहे हैं। जो सर्कुलर डेट था, गैस की कीमतें थी, बिजली की कीमतें थी, उन्होंने बढ़ा तो दी, उसका इम्पैक्ट तो आगे देखेंगे। यही मैं कहने वाली थी आपसे अशरफ भाई कि अब इतना ज़्यादा लोड आवाम के ऊपर ऑलरेडी डाल दिया गया पिछले कुछ माह के अंदर कि अब आप जाहिर सी बात है अब तो वो आपको सस्टेन होता हुआ नज़र आएगा अगले 5 माह के अंदर। और उसके बाद फिर क्या होगा, एक नया बजट आएगा और फिर एक महंगाई की एक नई वेव, नए टैक्सेस और नई चीज़ें लगा दी जाएंगी। तो मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि ये जो ना फ़िलहाल सिर्फ बातें हैं, और आपने आवाम के ऊपर जो बोझ डाल दिए हैं वो महंगाई में कमी अगर होती तो फिर हम कहते हैं सस्टेन करना। तो ऑलरेडी आप इतने बिल्स बढ़ा चुके हैं, बिजली के बिल कहाँ पहुँच गए हैं, गैस के, अब आप उसको अचीवमेंट समझते हैं तो फिर IMF के लिए तो होगा, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम के लिए तो नहीं है। हम भी जावेद यहाँ पे बैठे हुए, हमने ये इनके लास्ट मंथ का जो बिल आया है तो हम वो डिस्कस कर रहे थे कि मतलब इस वक्त हैरान कुन बिल आ रहे हैं, चाहे बिजली के हों या गैस के हों। अब एक नॉर्मल बंदा जिसका एक छोटा सा घर है जिसमें चूल्हा जलता है या एक गीज़र चलाता है, तो आप यकीन करें कि इतनी बिल देख के ही आदमी परेशान हो जा रहा है, क्योंकि हमें परेशान कर दिया गया है कि यूटिलिटी के चार्जेस पे करने में। एक आम आदमी, जो गरीब आदमी जो किराए पे रहता है, तो उसका जो गैस का बिल है जो कि 300-400 आता था, इस वक्त 2000-2500 आ रहा है और उसको फिक्स कर दिया गया। अब हैरान कुन बात यह है कि जो स्वीट सदर्न गैस काम कर रही है वो क्या कर रही है कि ओगरा ने उसको जो दामाद कहे तो उसने बहुत सारे चार्जेस अदर भी लगा दिए। एक तो कर दिया अगर आप गीज़र चलाते हैं और चूल्हा भी जलाते हैं तो फिक्स चार्जेस कर दिए 1000 रुपए। इसके अलावा जो गैस इस्तेमाल, आप गैस इस्तेमाल करें, स्लो मीटर का स्लो गैस चार्ज भी पग चार्जेस कहलाता है, पग PUG पग चार्जेस है, यानी कि खुद से उन्होंने लगा 213 रुपए, यानी कि आपका मीटर स्लो चल रहा है। अब मैं बताऊं मेरे साथ भी ये हुआ कि अब मेरा जो है जो घर है उसमें अभी 2 साल पहले गैस आई है, गैस नहीं थी, उसके बाद मीटर का शॉर्टेज था, 2 साल पहले गैस आई है और गैस नया मीटर लगाया। अब मैंने दिखाया बिल्कुल नया मीटर है। क्यों नया मीटर है? तो उसकी जो मीटरिंग भी है बहुत ज़्यादा नहीं उठी हुई है, यानी यूनिट्स जो हैं। मैंने उनको कहा कि भाई ये क्यों लगाए हैं आपने, तो मीटर तो आपने लगाया है, मीटर भी आपका है, मैंने ख़रीदा है। अब उसमें अगर गैस का बिल देखें तो बहुत सारे हैं बिल। मीटर मैंने ख़रीदा है, मीटर के पैसे भी दे दिए, उसके चार्जेस ले रहे हैं, किराया। मतलब ये वो है कि मैंने घर खरीद लिया, अपने नाम पे घर कर लिया, उसका किराया दे रहा हूं। मतलब दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। उसके बाद PUG पग चार्जेस के नाम पे स्लो मीटर कहते हैं, वो चार्जेस ले रहे हैं। अदर सर्विस चार्ज भी लगा रहे हैं कि आपका जो पिछले ड्यूज हैं, यानी कि जो पिछले साल मैंने गैस इस्तेमाल की थी वो इसमें सरचार्ज लगा के दे रहे हैं। अब अगर आप बिल को डाइवर्ट करें तो एक नॉर्मल बिल जैसे मेरा आता था 400-500 रुपये, मतलब एक आम आदमी की बात करें, अब वो आ रहा है 1500 रुपये। अब जैसे जिसके यहाँ गीज़र भी नहीं है, मतलब मेरा गीज़र नहीं है, और वो जो आ रहा है तो उसका वो 1500 रुपये आ रहा है। अब इनके पास गीज़र है तो ये मुझसे बोलने की क्या करूँ मैं? नहीं, गीज़र चलाने के लिए गैस है जावेद भाई आपके इलाके में? गैस कभी कभार आ जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, आती ज़रूर है, कभी कभार आती है। और वैसे ही आती है जैसे पहले CNG पे आती थी, नहीं वो भी कभी कभार हफ्ते में 2-3 दिन, कई घंटे गायब रहना। अब ये रूटीन हो गया, यानी बिजली से ज़्यादा गैस गायब रहती है। तो हमारी यहाँ चीज़ें, दुनिया आगे जा रही है, हम लगता है पीछे की तरफ जा रहे हैं। बहुत लगता क्या है जा ही रहे हैं। अभी आप ये देखें बेरोजगारी की जो शरह है वो भी 8% रहने का इम्कान है। इसमें अच्छा क्या है, बस बता दिया है कि हाँ मुल्क में मईशत की बेहतरी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन से पहले जो है ना, प्री इलेक्शन तो एक वो माहौल बनाना है कि हाँ ये कस्बे मिल गई है, बहुत कुछ अच्छा हो गया है, हुकूमत की भी थोड़ी वाह हो जाए। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अगर हम रियल ग्राउंड पे जाके देखें ना, आम आवाम
देखें अगर अमीर तबका देखें तो मुश्किल से जो है 20% होंगे, लेकिन 80% अगर हम देखें इस मुल्क की आबादी जो 24 करोड़ में है वो गरीब लोग हैं। अच्छा, मिडिल क्लास की हम बात करें, मिडिल क्लास कौन है? ना मैं हूँ, ना आप हैं, ना जावेद भाई हैं। मिडिल क्लास वो होता है जो अपना जो अखराजात करने के बाद कुछ सेविंग कर रहा हो। हम तो हैंड टू माउथ चल रहे हैं, जो हमारी सैलरी आती है या जो इतने अखराजात हैं। अब एजुकेशन देखें, इतनी महंगी, अगर किसी के 3 बच्चे हैं वो एजुकेशन का देगा तो 40% बजट, ये कैलकुलेटेड है, 40% आपका बजट जो है उसकी तालीम पे चला जाता है। अब बच्चों की फ़ीस है, वैन की फ़ीस है, फिर वो अगर किराए के घर में रहता है तो बिल्कुल मर गया। अब ये जो IMF की टीम को, जो हमारे गवर्नमेंट के हुक्काम हैं, क्योंकि हम इकॉनमी को देखते हैं वो, तो हम जब भी जाते हैं तो उनको यही बोलते हैं कि आप जाके उनको बताएं कि यहाँ जो है 80% लोग गरीब हैं, मिडिल क्लास उनको भी नहीं पता है, जो हमारे हुकूमत के लोग बैठे हैं ना। क्योंकि देखें हम लोगों की सैलरी से पैसे लेके वो लोग अय्याशी कर रहे होते हैं। मैं अभी भी आ रहा था तो एक GS नंबर प्लेट की 3 गाड़ियाँ जा रही हैं, मतलब एक सेक्रेटरी लेवल का बंदा वो जा रहा है, उसके पीछे सिक्योरिटी है, उसके मतलब मैं हैरान होता हूँ कि टैक्स दहनगान का पैसा। आप यकीन करें, बाहर अमेरिका, कनाडा, कहीं पे भी जाएं आप, अगर आप एक पैनी भी गलत जगह खर्च करेंगे ना, उसका जवाब देना है। यहाँ पे आपको कोई पूछ ही नहीं सकते हैं। मेरे टैक्स का पैसा है, मेरे ऊपर लगना चाहिए। तालीम, सेहत, आपकी सड़कों पे वो कहाँ लग रहा है? उनके पेट्रोलिंग पे। यानी एक वो सेक्रेटरी लेवल का बंदा जा रहा है, 3 गाड़ियाँ जा रही हैं। वो सवाल करो, अगर वो 3 गाड़ियों के पैसे के तनख्वाहों से देगा? आप इन सब चीज़ों को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ये जो बिला वजह के अखराजात हैं, क्योंकि ये मुल्क जो है गरीब मुल्क है, हम कोई अमीर मुल्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो शहनशाहियत का मुझे दौर दौरा नजर आता है। अभी देखिए ना, पहले भी ये बात हुई थी कि जी क्रैक डाउन करेंगे, हम अपनी जो मरात हैं उनको छोड़ेंगे, बस वो खबर आई, उसके बाद किसने छोड़ा वो हमने भी देखा। बहरहाल मैं यहाँ पर ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद खबरों के साथ। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। और मौसम सरमा की बात करते हैं, कराची के मौसम की बात करते हैं तो खासा ठंडा है और काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है। तो इस वक्त बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा आयमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि शहर कराची के मौसम की क्या सूरत हाल है। तो आयमा बताइएगा इस वक्त मौसम, क्योंकि मौसमियात भी कह रहा था कि आइंदा आने वाले रोज़ में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, सर्द हवाएँ चलेंगी, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर में? जी रमशा, देखें जैसा कि महकमा मौसमियात ने ये पेशन गोई की थी कि आइंदा आने वाले दिनों में शहर कायद में सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2-4 रोज़ से जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा हो गया है, जिसके बाद दर्जा हरारत कम से कम जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। 10 से 11 के दरमियान में जो इस वक्त टेम्परेचर है रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने मजीद ये भी पेशन गोई की है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो दर्जा हरारत है वो 10 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वक्त भी मौसम जो है वो शहर का खासा खुशगवार और मोतदिल है। धूप भी निकली हुई है, लेकिन जो है वो ठंडक के बायस ये जो धूप है वो इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही है। एक जानिब शहर का मौसम जो है वो खासा खुशगवार और मोतदिल है, लेकिन दूसरी जानिब जो है ना वो हम ये देख रहे हैं कि शहर में फिजाई आलूदगी में बेहद इजाफा हो रहा है। सुबह सवेरे की अगर बात कर लें तो सुबह सवेरे जो कराची था वो 6ठे नंबर पर मौजूद था, लेकिन अगर इस वक्त की बात करें तो दूसरे नंबर पर कराची जो है वो इस वक्त मौजूद है आलूदगी के मामले में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया है। हवा में जो आलूदा ज़रात की मिकदार है वो 213 पार्टिकुलेट मैटर्स तक रिकॉर्ड की जा रही है, जो इंसानी सेहत के लिए आप समझती हैं कि खासी मुज़र है। माहिरीन यही कहते हैं कि 100 से 200 पार्टिकुलेट मैटर जो है वो इंसानी सेहत के लिए खासे नुकसान का सबब होते हैं। अलबत्ता जो शहरी हैं वो अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ को, चूँकि सैटरडे का दिन है तो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो तफरी के घर से भी जो है वो घरों से बाहर निकलती है। तो ऐसे सीज़न में जो माहिरीन है वो शहरियों को कहते हैं कि वो घरों में रहें, अपनी खिड़की दरवाजे बंद रखें। और बिल्कुल ऐसे ही एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे जैसे हम ये देख रहे हैं ना पोल्यूशन की हम बात करते हैं, तो उसके लिए कल भी जैसे हम बात करते हैं अपने शो में कि दरख्त लगाएं। तो भाई आज छुट्टी का दिन है, कल छुट्टी का दिन है, आप अपने घरों के बाहर या तमाम कीजिए कि इस एक्टिविटी में भी बच्चों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि अभी छुट्टियां भी ख़त्म हुई हैं। आप बच्चों को जैसा सिखाएंगे, माहौल को जो कुछ देंगे वो आपको रिवर्ट बैक करेगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से करेगा। तो मौसम के हवाले से तो हमने अपडेट लिया, आयमा हमें बता रही थी। आयमा आपका बहुत शुक्रिया। वापस आ जाते हैं हमारी ख़बरों की तरफ। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो कराची है उसमें मुख्तलिफ़ तरह के बहरान हैं, उनकी हम बात करते हैं। गैस से रिलेटेड जैसे भी जावेद भाई आपकी भी बात करते हैं कि कितने इतने बिल आ जाते हैं और गैस है नहीं, तो इस पर भी बात करेंगे। एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेडिसिन की अगर बात करें तो उसका भी बहरान नज़र आ रहा है जावेद साहब। और हो क्या रहा है कि जो कैंसर, ब्लड प्रेशर, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इनसे रिलेटेड जो अद्वियात हैं, ख़ाम माल की जो LCs हैं उनका वो बंद है, तो उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग डिस्टर्ब हुई है। और
प्राइसेस में इजाफा यकीनन हो गया है। तो ये अब दवाएं मिलना भी बंद हो गई हैं, इतनी परेशानी है आवाम को। देखिए, मुझे तो ये लगता है जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ यहाँ मार्केट से गायब होना शुरू होती है। और हर जो इंडस्ट्री है उसका एक माफिया बन गया है। वो सोचता है कि हम मौका छोड़े नहीं, और जहाँ दूसरों ने अपने अपने कर लिया, जैसे आटा माफिया, चीनी माफिया, चावल माफिया, फिर सीमेंट हो जाते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट माफिया, हर कोई अपना अपना मिल के काम करते हैं, एक कार्टेल बना लेते हैं गठजोड़, और उसके बाद ये सब मिलके आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, परेशानी में लाते हैं। मैं बहुत सादा लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, वो आप बाकी आप भी समझदार हैं, समझ गई होंगी कि ये मौका नहीं छोड़ते। और जो चीज़ यहाँ ज़रूरी होती है, अब जैसे मुख्तलिफ छोटी बीमारी बड़ी बीमारियों की दवाइयाँ कितनी लाजमी हैं हॉस्पिटल्स के लिए और शहरियों के लिए, लेकिन वो ही गायब कर देंगे। और इतने ज़्यादा इनका प्रॉफिट मार्जिन होता है, उसके बावजूद ये और मार्जिन को 23 से ऊपर लेके जा रहे हैं। यानी मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमारी जो रमज़ान में महंगाई अब नहीं होती, अब तो पूरे साल महंगाई होती है। और शायद इसीलिए होती है, हम सब मुसलमान हैं। एक मैं तंज़ के तौर पर भी कहता हूँ ये कि हम सब मुसलमान, हमारा ईमान बरक है कि मौत बरक है। तो जितना लूटना आज ही लूटना है, लूट लो कि कल हो ना हो। हमारा इस चीज़ पे ईमान है, तो छोड़ो नहीं। और शायद गैर मुस्लिमों का इस चीज़ पे ईमान है कि नहीं, दुनिया सब कुछ है तो यहीं सब कुछ होगा, तो वो इसलिए लूट मार नहीं करते। हम लोग कहते नहीं, लूट मार इसलिए कर लो कि कल हो ना हो, जितना लूटना आज ही लूट लो। अशरफ भाई बाकी बताएंगे कि दवाइयों पे क्या बहरान, क्या मसाइल अभी तक नहीं खोली और रॉ मटेरियल तो ख़राब नहीं हो गया होगा? इतने महीनों से ये एलसीज का इशू चल रहा है अशरफ साहब। नहीं, अगर देखा जाए जैसे जावेद ने बताया, एलसी तो है, ये इशू है ये, मगर ये है कि अगर आप 6 महीने का एक साथ इंपोर्ट कर लेंगे जो ज़रूरत नहीं है तो गलत, क्योंकि बाहर कीमत जब कम होती है तो हमारे जो इम्पोर्टर हैं क्या करते हैं, अगले 6 महीने का इंपोर्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए डॉलर की किल्लत होती है। तो अब अगर हम ये देखें, अगर ये अपनी डिमांड के हिसाब से अगर मंगाएं, हमें अगर आप अपनी जो ताकत है उससे ज़्यादा मंगा देंगे तो माल क्लियर नहीं होता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, बाहर इंटरनेशनल मार्केट में जो केमिकल और ये सारी जो दवाइयों में इस्तेमाल होती है तो वो उसकी प्राइस कम होती है, तो क्या करते हैं कि अगर वो उसको 1 लाख टन मंगाना तो 2 लाख टन मंगा लेते हैं। अब उसका ये कि डॉलर भी तो चाहिए ना, अब आपको पूरा सर्कुलेशन देखनी है, कितने डॉलर हैं, ये थोड़ी है कि आप अपनी अंधाधुंध मंगाओ अपना मुनाफा देखने के लिए। और दूसरी बात, जैसे माफिया की बात की, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वक्त बताऊँ, जैसे सर्दियाँ हैं, नज़ले ज़ुकाम की इस वक्त आप जाएँ किसी भी मेडिकल स्टोर, मनमानी कीमत। अब ये हम लोग FBR को हम मुतअद्दिद ख़बरें भी चलाई, फेडरेशन हाउस से, कराची चैम्बर से हमने डिमांड करा है। बहुत सिंपल है, पूरी दुनिया में एक होता है इंटीग्रेशन है, पॉइंट ऑफ सेल, FBR उस पर कर रहा है। अब यानी कि ये ऐसा नहीं है कि मैं गुलशन में रहता हूँ, आप जो हैं क्लिफ्टन में रहती हैं, डिफेंस में रहती हैं, सब जगह अलग अलग प्राइस हो। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब ये है कि आप गए, आपने चीज़ खरीदी, उसकी सेल रिसीव मिली, अब वो कितनी की है, वो अगर इससे ऊपर होगा उस पर जुर्माना होगा। ये बहुत सिंपल सा है, लेकिन इस मुल्क में जितने दुकानदार हैं, ताजर हैं, ये नहीं चाहते ये हो। अगर हर देखें कोई भी काम, चाहे दूध वाला हो, अंडे वाला हो, कोई जनरल स्टोर वाला हो, यकीनन मुनाफे के लिए काम कर रहा है ना। तो जहाँ काम कर रहा है तो जो मुनाफा कर रहा है उस मुनाफे में से 4 आने तो देने इस मुल्क को चलाने के लिए। आवाम से तो ले रहे, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल चार्जेस तो पॉइंट ऑफ सेल चार्जेस आप बड़े स्टोर्स में या इवन अब तो आप मार्ट्स वगैरह में भी चले जाएं, पेट्रोल पंप्स पे या जो वो भी आपसे पॉइंट ऑफ सेल्स का वो चार्ज कर रहे होते हैं। वो रसीद निकलती है, वो 1 रुपये लेते हैं, वो 1 रुपये रसीद जो लेते हैं उसके 1 रुपये चार्जेस लेते हैं। वो किस तो मद में? वो इसलिए कि वो जो पॉइंट ऑफ सेल जब वो लगा हुआ है ना, तो उसी इलेक्ट्रिक वो मशीन हो, उसको जो चल रही है और आपने स्लिप निकाली तो उसके जो स्लिप चार्जेस FBR ने रखा है 1 रुपये। अब वो पैसे भी आने, वो भी हमने सवाल उठाया था कि अगर आप सोचें वो भी आवाम दे, मुल्क भर में अगर मतलब मंथली 1.5 करोड़ ट्रांजेक्शन हुई, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो 1.5 करोड़ रुपये तो आपको ये आ गए। अब ये तो एक दिन की बात करो, मैं रोज हर स्टोर में है, हर बड़े बड़े कितने बिल्स निकल रहे हैं, हर अलग बिल पे वो पॉइंट 1 रुपये जो है वो ले रहे, सिर्फ 1 रुपये से देखें ट्रांजेक्शन मोड। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसको अगर ले लें 1 रुपये, लेकिन वो चीज़ जो है मुझे वो मिल जाए। अब मैं पानी की बात करता हूँ, अगर आप कहीं जाएँ आम दुकान से, वो पानी की बोतल आपने देखी होगी जो हम लेते हैं मिनरल वाटर जिसे कहते हैं, जो ड्रिंकिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो मिलता है मुख्तलिफ कंपनियों का, वो दुकान से लें तो 50 रुपये की है। अगर आप फूड सेंटर पे जाके अगर वो पानी की बोतल मांगे तो 90 रुपये चार्ज करते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई मेरे ये हलाल के पैसे हैं, मुझसे क्यों ले रहे हो डबल पैसे? बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये आवाम का भी काम है, अगर ले रहा है तो वो बोतल के ऊपर उसे बोले, उसकी कंप्लेन करे। मतलब नहीं होता ना, वो फिर कह देते हैं आपने लेना है ले, नहीं तो चले जाएं। यहाँ तो एटीट्यूड्स ऐसे हैं कि कोई डरता तो है। अपने राइट्स पता होने चाहिए, कंज्यूमर राइट कहलाते हैं। कंज्यूमर राइट पाकिस्तान में भी है। अब वो ये है कि हम कहते हैं चलो यार इसको दे दो, जान छोड़ाओ। आप जूस देखें, बच्चे जूस पीते हैं, वो मतलब उसकी कीमत 40 रुपये है, 60 रुपये की बेच रहे हैं। बच्चे तो जूस वगैरह बच्चे तो जिद करते हैं, आपको पता है कहीं गए आप, जो बाबा वो जूस दिलाते हैं वो दिलाते हैं, अब आप जाएँ
40 रुपए की चीज़ 60 रुपए की क्यों लूँ मैं? मेरा ये सवाल है हमेशा, जो हमारे हुक्काम हैं, FBR के हों चाहे सूबाई हुकूमतें हों, मैं इजाफी पैसे क्यों दूँ? जो 120 रुपए की चीज़ है चीनी, वो मैं 140 रुपए क्यों खरीदूँ? अच्छा, इजाफी पैसे ना दें तो क्या करें, इस सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले बात हो रही थी कि मनमानी कीमतें ना दें तो क्या करें। अभी आप अंडा लेने चले जाएं तो क्या आप लड़ सकते हैं जावेद भाई दुकान पर कि मुझे जो है सरकारी जो नर्ख है उसके मुताबिक अंडा दिया जाए? अब सरकारी जो रेट है वो 290 रुपये दर्जन है, मार्केट में 400 रुपये दर्जन अंडा मिल रहा है, 35-34 रुपये का एक अंडा इस वक्त मिल रहा है। कैसे करेंगे आप? बॉयकॉट कर दें तो खाना छोड़ें? हाँ, कई बार जब मैं तफरी में दुकानदार को भी कहता हूँ ना, दूध वाले को, मेरे को लगता है मुर्गी को अंडा देने में कोई मुश्किल होती है सर्दी में। हाँ। तो उसको भैया तुम्हें होती है किसको हो रही है मुश्किल? इतना महंगा क्यों किया जा रहा है यार अंडा? यानी आए दिन महंगा से महंगा कहते हैं यार, दूध को इन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। सब मिल के जो ना बस इस मुल्क में ऐसे खिदमत कर रहे हैं कि कहने मौका नहीं मिलेगा बार बार। तो हर चीज़ एक के बाद एक देखें, चीज़ों में महंगाई जिस तरह हर चीज़ की कीमत को पर लग रही है, उड़ती जा रही है हवा में। और आप सैलरी लोग की देखें तो वो कछुए की तरह बिल्कुल स्लो होती है, लेकिन महंगाई मुस्तकिल ऊपर जा रही है। अब एक आदमी, जैसे अभी गैस की हम बात कर रहे थे, किसी का बिल आ गया 1000 की जगह या 400 की जगह 1500 2000, तो वो कैसे इसको कवर करेगा? और दवाएं महंगी, अंडा महंगा, दूध महंगा, दालें महंगी, चीनी, हर आटा, चीज़ महंगी अभी आटे हो में रही भी है। बात करेंगे। एवरेज सैलरी तो किसी की शायद साल में 10% में नहीं बढ़ रही है, शायद गवर्नमेंट मुलाजमिन की इतनी बढ़ती है, बाकी प्राइवेट की तो बढ़ती। हाँ, सरकारी मुलाजिम, हाँ बढ़ती उन्हीं की, लेकिन महंगाई सबके लिए होती है, प्राइवेट के लिए भी होती है, सब तो लोग सरकारी मुलाजिम नहीं मेरे है। ख्याल से इस पर भी एक रूल पास हो जाना चाहिए कि जो है ना वो प्राइवेट इदारे और जो सरकारी इदारे हैं उनको यकसां आप जो है वो जब इंक्रीमेंट्स लगते हैं बजट के अंदर 10% इजाफा फलाने जो मिनिमम सैलरी है उसका भी तो रूल पास हुआ है, लेकिन क्या अमल दरामद उस पर होता है? वो तो प्राइवेट है ना। आप जो कह रही हैं, जो हमने लास्ट टाइम बजट में भी किया था, तो अब ये देखें ना, जब आप सरकारी मुलाजमीन सिर्फ इंसान है, प्राइवेट जो जॉब है, सरकारी मुलाजमीन ज़्यादा हैं या प्राइवेट जॉब वाले ज़्यादा हैं? जब बजट बनता है तो असेंबली में बनता है, असेंबली कानून साजी करती है, फाइनेंस एक्ट लाती है, तो पूरे मुल्क में अमल दरामद होना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मतलब अब अभी इस वक्त देखें, जैसे आप बोली जो हम बातें कर रहे हैं, इतनी चीज़, अंडा 400 रुपये दर्जन, मुर्गी इस वक्त 640 रुपये, मतलब बिल्कुल ऐसे ही। बुलंद आटा, इसको आटे को भी ऐड कर लेना, अब आटा 150 रुपये फी किलो तक 2.5 नंबर का आटा जो है वो मिल रहा है, और इतना महंगा हो गया है। मतलब वो गंदुम हमारे यहाँ उगती है, पता है, सरप्लस है, यानी इजाफी गंदम उगती है, और ये लोग मुनाफा खो रहे हैं। तो अभी मैं बताऊं, जैसे एक खबर हमने की थी, ये वाली जो है FBI की ट्रैक एंड ट्रेस, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, तो ये सीमेंट सेक्टर को इन्होंने अपनी मतलब जकड़ में लाने के लिए क्या किया है कि तमाम जो सीमेंट सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर, उनको कहा कि आप सीमेंट की जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पर टैक्स वगैरह दे रहे नहीं दे रहे, तो उस पर ये किया ट्रैक एंड ट्रेस का एक मोनोग्राम है जो हर बोरी पे वो लगेगा। यही जो है साबका हुकूमत ने जो है शुगर सेक्टर पे किया था। एक एक शुगर की बोरी जो है ट्रैक एंड ट्रेस होती है FBI की, उस पर टैक्स दिया है नहीं दिया है, क्योंकि वो उस वक्त जो बताया गया था हमें ब्रीफिंग में, 300 अरब रुपए सिर्फ शुगर सेक्टर में चोरी होती है, सेल टैक्स FED की। इसी तरीके से सीमेंट सेक्टर में होती है। अब होता ये था कि जो FBR की ब्रीफिंग हुई कि 100 बोरी निकल रही है तो 50 बोरी पे टैक्स दे दिया, 50 बोरी ऐसी निकल गई, तो उसको उसका वो फ़ायदा हो गया। तो लेकिन मुल्क को नुकसान हुआ, मईशत को नुकसान हुआ। यही वही बात है फिर से कि FBR हो या दीगर जो इदारे हैं, उनका ये काम है कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं, लेकिन वो अपनी जेब भी गर्म कर रहे होते हैं। चाहे कस्टम हो या FBR के हुकाम हो, उनके ऊपर कितने केसेस चलते हैं, FTO कितने एक्शन लेता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। जो ब्यूरोक्रेट हैं जो इस मुल्क के जो फैसले करते हैं, क्योंकि असेंबली में नहीं होते हैं, ब्यूरोक्रेट जो फैसले करते हैं वो इस मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। कैटेगोरिकली ऑन एयर बोल रहा हूँ। ये FBR जो है, इसका ये बैठे बैठाए जो टैक्स कलेक्शन होता है मईशत से, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट फैसले करते हैं आम आदमी को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि अगर इनको बोला जाए जो इनको पैसे मिलते हैं अपनी जेब से खर्चा करें तो इनका दम निकल जाएगा, इनको पता चल जाएगा कितनी महंगाई है। मतलब आम आदमी की जो हम बात कर रहे थे, आम आदमी से पूछें तो आम आदमी कौन है? इस मुल्क की जो 24 करोड़ आबादी नई मरदमशुमारी, उसमें 24 करोड़ में से 80% गरीब आवाम है। ये ऑन रिकॉर्ड है। 20% हैं उसमें अलग अलग कैटेगरी जिसमें हम लोग नहीं आते हैं। हम लोग क्यों नहीं आते हैं कि हम लोग हैंड टू माउथ हैं, जो हमारा खर्चा है वो हम कमाते हैं, वो टोटल चला जाता है, हम सेविंग ही नहीं कर पाते हैं। सेविंग तो वो कर रहा है, जैसे SSGC की हमने बात की, MD लाखों रुपए का, 50 लाख से ऊपर की उनकी तनख्वाह महीने की। और ये SSGC क्या, PCB में आप देख लें, SSGC में देख लें, आपके इलेक्ट्रिक में देख लें,
हर इदारे को आप इनको उठाकर क्या पता देखें तो चलेगा? एमडी लेवल पे तो ये ऐसे मतलब कर इनको क्या पता चलेगा देखिए, महंगाई? सरकारी इदारों के जो हेड हैं उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो पहले ही इतनी ज़्यादा मराहत लेते हैं। मैंने 2007 की बात है, अभी तो खैर अब नेशनल बैंक के हेड की भी बहुत सैलरी, नेशनल बैंक के सदर थे उस वक्त अली रज़ा, उनकी सैलरी थी 23 लाख रुपए और उन्होंने 3 साल का बोनस गवर्नमेंट से ले लिया 7 करोड़ रुपए। और ये बात में उठाई गई, सवाल हुआ कि आपने ऐसा पैसे कैसे ले लिए। 23 लाख रुपए मिनिस्टर जो है वो जल कुड़ गए कि यार इतनी सैलरी तो हमारी नहीं है, जायज़ तरीके से तो हमारी नहीं है, हम घपले कर लें अलग बात है। तो वो उन्होंने कहा कि किस बात पे आपने 23 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं और 7 करोड़ रुपए बोनस आपने किस बात पे लिए 3 साल में। उन्होंने कहा हमारा बैंक बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहा है, नेशनल बैंक की तो मजबूरी है बिजनेस के, आम आदमी की जो सरकारी मुलाजिम उनके सबके अकाउंट में होते हैं, तो ये आपका कोई आपने तो कोई कमाल नहीं है किसी नेशनल बैंक के सदर का, किसी बैंक के सदर का कि वहाँ खातेदार ज़्यादा हैं। तो उन्होंने इस बात पे जवाब बनाया कि हमारे इतने ज़्यादा बिजनेस हो रहा है, ये हो रहा है, तो उन्होंने नीचे से ऊपर तक लोगों को बोनस देते हैं, लेकिन उनका बोनस फिर 7 करोड़ बना 3 साल का। तो यानी इस मुल्क में ऐसी लूटामार मची हुई है कि मालिक जो है यानी इदारे का सरबराह वो ऐसे माहौल बनाता है कि नीचे से प्यून तक को बोनस देना शुरू करता है, तो ऊपर तक बॉस को आके बोनस 7 करोड़ मिल रहा है 3 साल में, और खुद की तनख्वाह 23 लाख रुपए। उस वक्त भी यहाँ पे एक आम आदमी की एवरेज सैलरी $200 नहीं थी पाकिस्तान में, ना अभी भी हुई है। $200 एवरेज सैलरी 60,000 रुपये अभी भी एवरेज सैलरी नहीं है, लेकिन एक बंदे को आप 23 लाख रुपये देते हैं। अब एमडी इमरान मनियार स्विस सदर्न गैस के एमडी 56 लाख रुपए की सैलरी आज से 2 साल पहले। तो आप बताएं क्यों देते हैं उनको? अब उन्हीं को इस वजह से दे रहे हैं कि फिर हमें बिल ज़्यादा का हम भरेंगे बिल, जैसे हम दे रहे हैं 400 रुपये। आप इतनी सैलरीज दे रहे हैं, आप हाईली क्वालिफाइड लोग फॉर एग्जांपल अगर ला रहे हैं, वो बाहर से भी आए ना, कोई ये इमरान मनियार बाहर से आए ना, हाँ। तो भाई आप फिर मेजर्स होते हुए नजर आ रहे हो ना, कि आपको लग रहा हो कि हाँ भाई लोड शेडिंग शुरू हुई गैस ना, नहीं मिल रही हाँ, आपको, यही 10 हुआ। बजे से गैस सुबह नहीं 6 मिल बजे रही। तक गैस नहीं है। आपको जो मुख्तलिफ इलाकों में जो कराची के साथ इजला हैं उसमें अब बता दें जहाँ 24 घंटे गैस आ रही हो। यही तो बात है कि आप अगर इतना हाईली पेड लोग ला भी रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ में आता है वही क्यों बात लगाते है, हैं। यानी हम लोग दुनिया भर का रूल है कि जितनी आप ज़्यादा कोई क्वांटिटी में चीज़ खरीदेंगे आपको सस्ती मिलेगी, या उलट है उसका। बिजली हो गैस हो, आपने ज़्यादा इस्तेमाल किया तो आपको और ज़्यादा महंगा पड़ेगा, आपने कम इस्तेमाल किया तो सुकून है। यानी अजीब सी बात है, मैं एक कागज़ खरीद रहा हूँ, एक है तो 1 रुपये में होना चाहिए और 10 है तो 9 रुपये में मुझे मिल अच्छा, जाएगा। दुबई नहीं यार, वगैरह 10 दीगर से 20 ममालिक रुपये में भी में हमने मिलेगा। ये प्रैक्टिस देखी है, यूरोप साइड पे भी ये है कि आप एक टैरिफ ले लेते हैं, बिजली गैस पानी का एक टैरिफ होता है कि हाँ भाई मैं फॉर एग्जांपल 100 यूनिट मेरे इस्तेमाल होते हैं, 200 यूनिट मेरे बिजली इस्तेमाल होती है, 50 यूनिट फॉर एग्जांपल मैं गैस इस्तेमाल करता हूँ, तो आपको इतने का एक पैकेज मिलेगा। फिर आप उससे ज़्यादा वाले तो एक दूसरा पैकेज ले लें, फिर उसमें आपको डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। हमारे यहाँ तो ना कोई पैकेज सिस्टम है, ना कोई जो है ना आप उस टैरिफ को ले लें और फिर आप रिन्यू भी करा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो बिजली का बिल देखें, वो सब देखें, इतने चार्जेस हैं। आप कभी बिजली का बिल फ्रंट से देखते हैं ना, आप पीछे घुमा के देखिएगा, आपकी आंखें निकल जाएंगी कि क्या लगाया हुआ है इन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब ये जो सिस्टम है ना बेसिकली, नहीं, मेरा ये ख्याल है कि ये जो बात अभी जावेद भाई भी कर रहे हैं, ये अब हमने एक गवर्नमेंट पर एक लो तबका जो है मिनिमम वेज तो सेट किया, एक मैक्सिमम वेज भी सेट होनी चाहिए, मैक्सिमम सेट होनी चाहिए, बिल्कुल है ना, ये कि तो कोई आप बात ये जो नहीं है। मिनिस्टर्स हैं या जो आपके ये जो एमडीज और ये जो जितने भी सरकारी इदारों में आप देखेंगे, इनकी इतनी तनख्वाहें होंगी, इससे ज्यादा आप रख ही नहीं और सकते। ये देखिए, मैं एक बात हमेशा ये कहता हूं कि निज़ाम बाहर कुछ से बनाना पड़ेगा बहुत नई सारे लोग हुकूमत को। पाकिस्तान या बाहर से पाकिस्तान में वापस आते हैं जॉब करने, वो पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं आते, कोई हुब्बुल वतनी नहीं है, वो जैसे यहाँ कायदम के लिए आते हैं, अच्छे अच्छे नोट बड़े बड़े नोट कायदम वाले उनको मिलेंगे, तो 56 लाख सैलरी तो उनको अमेरिका में नहीं मिल रही हो, इसलिए यहाँ आए। अच्छा, कोई फिर बड़ी यहाँ सैलरी पर छोड़ के यहाँ आप नहीं ये आता, देखें ना कि इस यहाँ मुल्क ज़्यादा में पैसों के लिए आ रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप इससे ज़्यादा लग्जरियस ज़िंदगी किसी और मुल्क में नहीं गुजार सकते। बिल्कुल, आपको हाउस हेल्प्स यहाँ पर मतलब वहाँ से आए तो आपको फ्री लग रहा होता है। आप यहाँ पे सिस्टम देखें, ट्रैफिक रेगुलेशंस देखें, दीगर कवानीन देखें, चालान्स देखें, जितने महंगे चालान वहाँ पर भरने पड़ते हैं, यहाँ तो वो पूछने वाला नहीं। सरबराहों से फ़ायदा क्या, बड़ी गाड़ी देख के तो वैसे ही कोई नहीं रोकता, यहाँ पे तो ये हाल है। ऐसे पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, इनके सरबराह बिल्कुल शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा, उनकी परफॉर्मेंस क्या है ज़ाती तौर पे, क्या उनकी परफॉर्मेंस रही, क्या कारकर्दगी पेश करते हैं, उनके आने से गैस कम हुई, उनकी सैलरी बढ़ी, बिल बड़ा आवाम दे रहे हैं, उनकी सैलरी मुस्तकिल बढ़ती जा रही है। यार ये तो अजीब इतने बड़े बड़े तौर पर एहतजाज हुए, लेकिन सुई सदर्न गैस कंपनी के बाहर खुद हमने कवर किए, गए शोज़ किए, लेकिन वो नीचे उतर के आके देखने को तैयार नहीं है कि इस बिल्डिंग के बाहर जो इंटीरियर सिंध से लोग आए हुए हैं, जो अपने अपने प्रॉब्लम्स लेकर आए हुए, मैं उतर के देखूं तो मैं एक इदारे का एमडी हूँ, उसके बाहर सुबह से एहतजाज हो रहे हैं, तो मैं जाके देखूँ तो सही कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो बात आप सही कह रहे हैं। बाहर ब्रेक ले लेती हूँ मैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ अच्छी खबरें भी शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि कराची में खाने का एक फेस्टिवल शुरू हुआ है, पिंक बस सर्विस पर भी बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक।
सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। तो जनाब हम बात करेंगे, अब कराची ईद स्टार्ट हो गया है, कल से इस फेस्टिवल का आगाज़ हुआ है और मुख्तलिफ तरह के खाने और आपको जो चीज़ें हैं उसको जाके आप टेस्ट कर सकते हैं, उस फेस्टिवल का हिस्सा बन सकते हैं। तो कराची के जो लोग हैं जावेद साहब, वो काफ़ी ज़्यादा शौकीन होते हैं मुख्तलिफ की चीज़ें खाने और ट्राई करने के। तो अच्छा है, लोगों के लिए एक्टिविटी मिल गई। आप जाते हैं कराची ईद? मैं एक बार गया हूँ काफ़ी पहले, उसके बाद कैसा नहीं रहा गया आपका कभी। एक्सपीरियंस? बस देख लिया वो, लेकिन चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं वहाँ पर। हाँ, ये टिकट बात भी, एंट्री के भी टिकट होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको कुछ थोड़ा फन वगैरह वहाँ होता है, जैसे कि कॉन्सर्ट वगैरह करते हैं तो वो लोग उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन ठीक ठाक महंगा ही पड़ता है। लेकिन लोगों के खाने पीने के शौकीन हैं, वो एक इंटरटेनमेंट के लिए, तफरी के लिए चले जाते हैं फैमिली। अच्छा, हम महंगाई की बात इतनी ज़्यादा करते हैं शोज़ के अंदर। अभी आप ये सैटरडे आज है, वीकेंड स्टार्ट होता है और आज आप हाईवे पे देख लें, आप आज जितनी फूड स्ट्रीट्स पर देखें, आपको पार्किंग नहीं मिलती। आपको लोग जो है हर रेस्टोरेंट में भरे हुए नज़र आते हैं, हर जगह पर आपको रश नज़र आता है। और है ये मसला है महंगाई। नहीं महंगाई, उसको मैं बताऊं, कराची जो मरदमशुमारी में 2 करोड़ की आबादी है रमशा। वैसे बेसिकली देखा जाए तो ऑफिशियल सब ये तमाम एसोसिएशन 3 करोड़ की आबादी है। 3 करोड़ की आबादी में कुछ अगर आप लगाएं ना, उसका 10% भी निकले वीकेंड पे, क्योंकि थक जाते हैं पूरे हफ्ते में, तो निकलते हैं, जो भी होता है उसकी जेब में बच्चों को उन सबको करने के लिए। अब उसमें जो लोग निकलने, क्योंकि इतना रश होता है, इतनी बड़ी आबादी है, तो वो निकलते हैं तो आपको रश नज़र आता है। ये सही कह रहे हैं शेर भाई कि अगर 3 करोड़ में 10-12 हज़ार 20 हज़ार लोग भी निकले हैं तो वो 3 करोड़ की नुमाइश 1% भी नहीं है वो तो। क्योंकि ये जो लोग बोलते हैं ना कि रश चाय के उस पर रश, देखें मैं हर दिन भर जगह रश होता है, वीकेंड मसला पे जहाँ 9 लाख खड़े लोग रहेंगे। होंगे। अब हमारे यहाँ लोग रियल जो चीज़ें हैं उनको नहीं समझते हैं। अब वो बोलते हैं, जैसे हमारे एक साहब थे, उन्होंने बोला यार चाय के होटल पे देखो टाइम बर्बाद करें। वो अपना जो थके हुए होते हैं ना, दोस्तों के साथ बैठ के चाय के होटल पे अपना गम बुलाते हैं, क्योंकि हर वक्त टेंशन में नहीं रहना चाहता है बंदा। चाय के होटल पे जाके थोड़ी सी गपशप हुई, चाय पी ली। अब चाय भी पीने जाओ, चाय टेंशन है। कितनी महंगी मैं हो बताऊं गई कि ना। हम लोग जो दोस्तों के साथ मैं हम तो लोग खैर जाते चाय थे। पीता ही नहीं हूँ, अच्छा। तो मैं इस परेशानी से लकी आज़ाद है हूँ। वो लोग यार जो चाय 70 रुपए की और चाय हो बिल्कुल गई नहीं पीता है। हूँ, ज़ीरो। अच्छा, हम लोग दोस्त यार बैठते हैं तो चाय मंगाते हैं, तो अब हमारे कैमरामैन या हम लोग कभी ऑफिस में भी बैठते हैं तो बाहर से चाय मंगाते हैं, तो इनसे पूछें कि हम मंगाते हैं। हमारे अभी फरहान कैमरामैन भी बैठे हैं, तो हम बोलते हैं यार चाय लियो, चाय पीने का मूड हो। 70 रुपये का एक कप है। अब एक गरीब आदमी को देखें ना, 10 लोग अगर बैठे हो, मिला जुला के मंगाएं तो कितने का हो गया भाई? 700 रुपये की चाय हो गई। मतलब वो चाय भी इतनी महंगी कर दी है। मतलब आप जाएं कि वो कट मंगाते हैं हम लोग, कट का हम जबान फरहान हंस रहे हैं, तो उसमें यह है कि ना, मतलब कट भी मंगाते हैं तो 50 रुपये की देता है। अब वो हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मतलब आप देखें, अब हम जो ये बोलते हैं ना हर जगह रश, ये चैलेंज करता हूँ कि इतनी बड़ी आबादी है। आप इस्लामाबाद जाएँ, लाहौर जाएं तो वीकेंड पे आपको नज़र है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है। पंजाब से बड़ी आबादी तो हमारी नहीं है ना, पंजाब में बहुत ज़्यादा आबादी है। आप जाएं, अगर आपको होटल पे, अगर चाय के होटल पे आपको बैठने की जगह मिल जाए ना, तो वजह ये है कि पूरे हफ्ते आदमी थक के, पूरी दुनिया में ये होता है, पूरे हफ्ते वो बंदा कमाता है, एट दी एंड वीकेंड पे टाइम मिलता है तो अपने घर वालों को टाइम। जैसे हम लोग हैं, हम रोज़ जाके थोड़ी होटल पे बैठे हुए। हाँ बिल्कुल, ऐसे वक्त ही नहीं। और फिर ये है कि फ्रेश होने के लिए कुछ तो चाहिए, तो लोग ये कहते हैं यहाँ और कोई एक्टिविटी तो है नहीं, तो खाने ही चलो। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि कुछ और नहीं करना, खाने चलो। हर चीज़ में हमें खाने आ जाता है। बाहर पिंक बस सर्विस में भी हमारे जो ख़वातीन ड्राइवर्स हैं वो आएंगी, ख़वातीन को ट्रेनिंग दी गई है मोटरवे पुलिस ने, और ये कहा है कि अब यही ख़वातीन बसेस भी चलाएं, कंडक्टर्स भी होंगी। अच्छा, मेरा इसमें सवाल है कि पिंक बस में पहले ख़वातीन सवारी, ठीक है, फिर ख़वातीन कंडक्टर, अब ख़वातीन ड्राइवर आ रही हैं, तो क्या अगर बस का टायर पंचर होगा ख़वातीन चेंज करेंगी? सिखा देंगे उनको। ये आपने क्या बात की? देखा, भाई? ये आप ये कुछ जनरल challenge नॉलेज कर का रहे सवाल है ना, आप जवाब दें। आप खातून हैं, बताएं, चेंज करेंगी आप? कर लूंगी मैं, ठीक कर लेंगी आप? अपनी कार का आपने कितनी बार चेंज किया है? अल्लाह का शुक्र है पंक्चर नहीं हुआ ना। आप क्यों अगर चाह हो रहे गया हो? क्या होगा मुझे नहीं, बता आप दें। देखिए ये जो सवाल नहीं, है, लेकिन बात ये है, क्या आप क्या चाह रहे हैं? आप नहीं आए जनरल नॉलेज का ख़वातीन सवाल है, बस? मैं जानना चाह रहा हूँ। खातून है आप? मैं सीख के कर लूंगी। आपने टायर अपनी कार का नहीं चेंज किया, आप बस का कैसे चेंज मेरा करेंगे? खराब ही नहीं हुआ ना। नहीं तो यह बहुत सारी चीजें देखिए। अच्छा हर ठीक जगह है, जगह तो नहीं फिर दे आप सकते। बताएं क्या कहना चाह रहे हैं, कहें। मैं कह चुका जो मैं कहना चाह रहा था, जो समझने वाले नहीं, समझ एक गए। सिस्टम में देखें, जो एक नया दौर जिसमें हाँ। कहें कि हम आए, इस वक्त हम कराची हम आबादी का कह रहे हैं, तो ख़वातीन अगर आप जाएं तो बहुत, क्योंकि बस में आपको याद होगा जैसे हम लोग स्कूल या कॉलेज के ज़माने में हम बस में जाते थे 2K 4K, तो उसमें ख़वातीन के आगे पोर्शन होता था। अब उसमें यह है कि हमारे तूफ़ान बदतमीज़ी ये होती है, ख़वातीन के पोर्शन में भी लोग चढ़ जाते थे। आपको पता है कि वो बस चल रही तो उधर से ख़वातीन में आप कैसे जा रहे हैं। अब ये एक बहुत अच्छी सर्विस है कराची वालों को, एक पूरी ख़वातीन की बस है, मतलब एक मुख्तलिफ एरिया से, मगर हमारे रूट्स इतने हैं
कि फ्रॉम एंड टू जो सदर या टावर या ये चंडीगढ़ रोड तो चलनी चाहिए, क्योंकि ख़वातीन के अपने प्रेमिसेस होती है कि वो आज़ादाना मूव करें। अब सबसे आज़ादाना क्या है, ड्राइवर भी खातून, कंडक्टर भी खातून और जो मुसाफिर हैं, क्योंकि ये इस शहर में ना सिर्फ कराची के लोग नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं। और उनका माइंड सेट अगर आप देखें ना, जो बहुत सारी कौमें जो आ गई हैं यहाँ पे, तो तूफ़ान बदतमीज़ी है सड़कों पे। आप बाइक वाले को देखें, रिक्शे वाले को देखें, मतलब वो समझते हैं कि उन्होंने इस शहर को ख़रीद लिया है, हालांकि ऐसा कहीं भी नहीं होता है। आप जाएँ इस्लामाबाद में, आपको दिखाएं बाइक वाला फास्ट ट्रैक में आते हुए, सीधा चलान होता है। पहला चलान है मतलब 500 का, दूसरा चलान है 1000 का, तीसरा चलान है 5000 का, तो उसका ख़ानदान भी नहीं करेगा। नहीं, तो अब वही वाली बात है ना कि हो करना शुरू करेंगे तो होगा। और ये जो आप ट्रैक्स की बात कर रहे हैं, रूट्स की बात कर रहे हैं, अच्छा भाई, उसमें भी बात ये कि जावेद भाई की बात भी एक जगह तक ठीक है, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप जब कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं सो यू नीड टाइम। अभी आप ये देखें, बसेज आई हैं, चलना शुरू हुई, ख़वातीन ने इसको बहुत ज़्यादा सराहा कि हमें बहुत आसानी हो गई, क्योंकि मैंने भी इन कराची की बसों में सफ़र किया है, हमने इन बसों में जा के ही पढ़ा है। तो आप ये देखें कि बहुत बड़ा चैलेंज होता है और टाइम बहुत लगता है, साफ़ सुथरी नहीं होती, फिर मर्द हजरात के जो कारनामे होते हैं वो भी हमारे सबके सामने होते हैं, तो वो इन चीज़ों से बच जाएंगी। बहरहाल ये अच्छा है और रूट्स पर आनी चाहिए और ज़्यादा ख़वातीन को भी रोज़गार के भी मौके मिलेंगे, उनके लिए ट्रैवल करना भी आसान होगा, तो ये अच्छी चीज़ है। और आइंदा आने वाले दिनों में कोशिश भी करेंगे कि जो लेडीज़ ट्रैवलर्स ट्रेन हो रही हैं उनसे भी बात करेंगे क्या हर्डल्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। थैंक यू सो मच अशरफ साहब फॉर कमिंग इन द शो एंड जावेद साहब, आपने वक्त दिया, आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, अपने अगले सेगमेंट में हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और अब हम वेलकम करेंगे एक ऐसे मेहमान को अपने शो के अंदर कि हम देखते हैं कि अखबार इस वक्त यहाँ पर सामने पड़ा हुआ है, ये दिखाइएगा मुझे। और इसमें चूँकि अब तो खैर ग्राफिक डिज़ाइनिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, तो पहले ये जो अखबार हुआ करते थे और हैं इनफैक्ट, तो इसमें बहुत सारे हम मज़े मज़े के कार्टून्स देखा करते थे और बहुत ज़्यादा मकबूल होते थे। और इस एक कार्टून के पीछे जो है ना, वो पूरी सियासी कहानियाँ भी होती थी, समाजी कहानियाँ भी होती थी। तो आप ये देखें कि इसके अंदर बहुत एक पूरी कहानी छुपी होती थी। तो अभी भी ऐसा है, बहुत सारे हम अच्छे अखबारों के अंदर देखते हैं कि कार्टून्स आते हैं और बहुत ज़्यादा मकबूल हैं ये कार्टूनिस्ट। तो आज ऐसे ही कार्टूनिस्ट को हमने अपने शो में मदऊ किया है, और बल्कि रोहित का ही जो है बनाया हुआ कार्टून आप इस वक्त देख रहे हैं, जब आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। तो वेलकम करते हैं। रोहित भगवंत हैं आपका नाम, और आप जो है वो मुख्तलिफ अखबारों में आपके जो कार्टून्स हैं वो पब्लिश भी होते रहते हैं। इस वक्त आप डॉन के साथ मुंसलिक हैं। तो किस तरह के कार्टून्स बनाते हैं और कब से कर रहे हैं रोहित काम, और शौक़ था या किस तरह से आए इस फील्ड में? फील्ड में आने का तो लाइक ऐसा था कि ड्राइंग्स और ये वो तो बचपन से एक शौक़ था, और देन फिर मेरी वाबस्तगी जो है पिछले कोई एक दहाई से मीडिया इंडस्ट्री में रही। सही। सो फिर ये दोनों को मैंने एक साथ मिला के तो वो फिर एडिटोरियल कार्टूनिस्ट की फॉर्म में जो वो सामने आ गया। तो 4-5 साल हो गए मुझे ये करते हुए, और स्टिल इट्स गोइंग ऑन। कैसा है, किस तरह के कार्टून ज़्यादातर बनाते हैं? सिर्फ सियासी कार्टून्स बनाते हैं या जो है दीगर तरह की जो है वो ड्राइंग्स और पेंटिंग्स या इन चीज़ों में? जी, इसमें लाइक ऐसा है कि लाइक मैं मोस्टली मेरा जो फोकस होता है वो करंट अफेयर्स के ऊपर होता है। लाइक जो भी पॉलिटिकल सिचुएशंस हमारे मुल्क में चल रही होती हैं या इंटरनेशनली चल रही होती हैं, तो उस पर मैं जो है वो जो भी स्टोरीज होती हैं वो पिक करता हूँ, और देन अपना ओपिनियन थ्रू दिस मीडियम वो मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, ये जो अभी कार्टून हम देख रहे हैं, ये आप ज़रा दिखाएं, ये क्या कह रहा है और ज़रा लोगों को बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो बहुत जल्दी समझ में आता है, बहुत सारे लोगों को सियासी कार्टून समझ में भी नहीं आते। अब इसमें आप देखेंगे लाइक हमारे अभी रिसेंटली 2 जजेस ने दिखाएं कार्टून रेजिग्नेशन दिया है। आई थिंक आप कैमरा में दिखाएं ज़रा रेजिग्नेशन का ऊपर बादल। हाँ, तो ये देखिए आप, ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है एंड ये रेजिग्नेशन का एक बादल वो जो है ऊपर उसके आया हुआ है और उससे बिजली निकल रही है और वो एक खलबली सी मची हुई है इस्लामाबाद। तो ये डेली आप बनाते हैं कार्टून? जी, ये डेली मेरा एक एडिटोरियल कार्टून आता है लाइक इस पे न्यूज़पेपर। और ये जो आप स्केच बुक है इसमें क्या है आपकी? ये एक स्पेशल चीज़ है, सो इसे हम लास्ट में रिवील करेंगे जब खत्म करेंगे। स्पेशल कार्टून ना के लाए। यस। अच्छा, ये बताएं कि रोहित
प्रॉपर आपने सीखा है या ये शौक था, करते गए ड्राइंग, तो ये इतना ज़्यादा स्किल आपने खुद ही से ग्रूम किया है? अब ड्राइंग का लाइक ऐसे ये स्पेशली इसका जो ये कार्टूनिंग के हवाले से मैं कहूँगा कि ड्राइंग और फाइन आर्ट्स का जो है वो तो बहुत सारे इदारे हैं पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली ये कार्टूनिंग के हवाले से कोई इस तरह का इदारा अभी तक पाकिस्तान में नहीं है जहाँ पे आप ये इसको प्रॉपरली सीख सकें और उस पर आप वो कर सकें। सो मेरा भी ऐसा ही रहा कि लाइक पाकिस्तान के हमारे जो लेजेंडरी कार्टूनिस्ट रह चुके हैं, जिसमें जावेद इकबाल साहब, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, साबिर नज़र साहब हैं, फ़ीका हैं, तो उनके काम और उनके जो उनका जो ह्यूमर है जो वो यूज़ करते थे ड्राइंग के थ्रू, तो उनसे इंस्पायर होके और फिर मैंने भी ये करना शुरू किया। और ओवर द टाइम आप जब करते हैं लाइक ड्राइंग, अगर आप स्किल्स तो आपके पास होना चाहिए, साथ साथ फिर आपका जब ह्यूमर डेवलप्ड होता है तो वो फिर ये इस तरह की पॉलिटिकली अवेयर भी होना आपको जरूरी है, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। लाइक सारा दिन आप जो है यानी पढ़ना लाइक हाँ, तो इसी में निकल जाता है। लेकिन मज़ा बड़ा आता है। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का चूँकि बहुत ज़्यादा अब दौर है, हर चीज़ हम देख रहे हैं कि डिजिटली एंड मीडियम्स पे नज़र आ रही होती है, तो क्या उन मीडियम्स पे भी आप काम करते हो या भी इधर ही स्टिक? समटाइम्स कभी कभार ज़रूरत पड़ती है इस तरह की, लाइक कोई हमारी इस तरह की कोई जैसे कलर्स स्पेशली होते हैं, तो कलर्स ड्राइंग्स, तो उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई चीज़ एडिट वेडिट करनी है, तो उसमें फिर डिजिटल उसका ज़रा हेल्प लेना पड़ता है। बट मेरा जो है ज़्यादातर काम वो जो है ये हैंडमेड है, ट्रेडिशनल जो एक आर्ट फॉर्म है, तो उसी पे होता है। पेंसिल यूज़ करते हैं आप? पेंसिल, पेन्स और वाटर कलर्स और ये सारी चीज़ें। ये बेसिक कार्टून के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? इसमें तो लाइक सबसे पहले एक ये रफ ड्रॉ होता है लाइक नॉर्मल पेंसिल से, एंड देन फिर इसके एक स्पेशल पेन्स आते हैं, ग्रेड पेन्स, तो उससे फिर इसको फाइन किया जाता है। सही। तो ये अप्रूवल्स वगैरह होते हैं पब्लिश होने से पहले, या हाँ जी, ये जो रोहित ने बनाया है बस ही जाएगा? नहीं, ये अप्रूव होते हैं। मैं डेली जो है एक कोई भी जो मेन स्ट्रीम हमारी हेडलाइंस होती हैं मीडिया की, तो वहाँ से और स्पेशली हमारे न्यूज़पेपर से, सो वहाँ से मैं एक दो तीन जो भी स्टोरीज़ होती हैं वो उसको पिक करके और देन उस पर थोड़ा सा सोच के और कोई ना कोई आइडिया आ जाता है, और फिर मैं उसे ड्रॉ करके एक फिर मैं भेज देता हूँ एडिट साहब को, तो वो फिर उनकी वो मर्ज़ी होती है लाइक कि फिर वो उसे अप्रूव करते हैं या उसे फिर रिजेक्ट करते हैं। तो अच्छा। अगर रिजेक्ट करते हैं तो उसकी जगह एक दूसरा कार्टून ले लेता है, तो ये सिलसिला चलता है। कितने कार्टून्स एक दिन में आपको बनाने पड़ते हैं? अभी तो एक ही होता है, लाइक एक ही देना पड़ता है। नहीं, देना तो चले ठीक है, लेकिन ये है ना कि आप ब्रेन स्टॉर्म करते हैं, एक चीज़ अच्छी नहीं बन रही है, समझ नहीं आ रहा, हाँ समटाइम्स ऐसा ऐसी बनती है कि यार यही अच्छी, जैसे आप स्क्रीन पे भी हम मुख्तलिफ कार्टून्स दिखा रहे हैं आपके ना जी, समटाइम्स ऐसा होता है लाइक ड्रॉ करने के बाद और पूरा कंप्लीट होने के बाद भी जो है वो लग रहा होता है कि यार समथिंग इज़ मिसिंग, है ना। तो फिर ऐसा ये आपकी फिर सेटिस्फैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक आप सेटिस्फाई हैं नहीं है। सो ऐसा होता है समटाइम्स कि आप नहीं सेटिस्फाई होते और फिर फ़ौरन आपको दूसरा एक ख्याल फिर रेडी होता है जब भी आप सेटिस्फाई नहीं होते ना। हाँ, ऐसा हो रहा तो फिर उस पर आप फिर नेक्स्ट उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और फिर वो हो जाता है। तो आपने जैसे आपने बताया कि शौक भी था सारी चीज़ें, हमारे यहाँ जब हम मीडिया पढ़ा रहे हैं या इवन प्रिंट मीडिया भी पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी पढ़ाते हैं, तो इसमें मैंने, क्योंकि मैं भी मैथ कम्युनिकेशन पढ़ के आई हूँ, तो मैंने कहीं इस तरह की चीज़ नहीं देखी कि हमें होना चाहिए ना एक आर्ट को भी आप डाल लें, और अगर ये फील्ड है कार्टूनिस्ट आप बन सकते हैं, आप जो है वो इदारों में काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो अवेयरनेस नहीं देते, ना वो चीज़ों की प्रैक्टिस कराई जाती है। कोर्स रख दें, एक छोटा सा कुछ रख दें, तो आप समझते हैं कि इसकी ज़रूरत है, या ये जो बेसिकली सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड ही है कि जो करना चाहता है सिर्फ वही? देखिए हाँ बिल्कुल, आप ये बड़ा अच्छा आपने एक वो बात कही कि लगे से बिल्कुल एक इसका एक कोर्स होना चाहिए। कहीं मैंने नहीं देखा कि कोर्स हो रहा है जी मैं कार्टूनिस्ट बनना चाहता हूँ, हाँ इस तरह का नहीं है ना। हाँ ऐसा नहीं है। हालांकि दुनिया भर में कॉमिक्स या मैगजीन्स, वही तो हम सिर्फ अखबार से रिलेटेड बात कर रहे हैं, दुनिया भर में जो कॉमिक्स हैं या जो मैगजीन्स हैं वो कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं बच्चों में, यंग्स में, टीन एजर्स में। हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो बेसिकली वो एक्चुअली है इसलिए नहीं क्योंकि लाइक हमारे यहाँ पे गिनती के न्यूज़पेपर्स हैं पाकिस्तान में, और अभी भी आप देखें कोई पूरे पाकिस्तान में जो है कोई 4-5 ही अभी जो एक्टिव कार्टूनिस्ट हैं जो पॉलिटिकल और ये एडिटोरियल कार्टूनिस्ट।
के बतौर काम कर रहे हैं। सो तो इतना लाइक स्कोप नहीं है, लाइक जो भी कोई न्यू कमर अगर आने का सोचता है तो वो पहले यही देखता है कि यार व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस, तो इसलिए फिर जो है वो लोग ज़रा किनारा करते हैं इस चीज़ से। अच्छा, अभी हम जो ज़ाहिर है अखबार के साथ अभी मोबाइल आने के बाद या टीवी मीडियम के बाद बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें चेंजेस नज़र आए, लोगों का पढ़ना भी कम हो। एक सर्टेन तबका है जो अभी भी उसी तरह से पढ़ता है जैसे पहले पढ़ते थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी है उसमें कमी आई है, हम इससे डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ आपको पता है 2 मिनट में तो चीज़ होती नहीं कि वो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे आपके पास अवेलेबल होती है इन्फॉर्मेशन। तो आप क्या समझते हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इन फ्यूचर? अब देखें, अब ये भी जो अखबार में तो ये पब्लिश होते हैं और प्रिंट होते हैं और इस फॉर्म में, पेपर फॉर्म में आपको न्यूज़पेपर की शक्ल में रोज़ आपको देखने को मिलते हैं। बट ये है कि सोशल मीडिया का, जिस तरह आपने कहा, तो ये सोशल मीडिया पे भी डेली जो अपलोड होती हैं एज पिक्चर्स, तो ये है कि ओपिनियन तो आपका फिर भी जा रहा होता है। तो ये रिस्पांस कैसा होता है, कहाँ से ज़्यादा आपको अच्छा रिस्पांस आ रहा होता है, पता चल रहा होता है? फीडबैक क्योंकि हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है आप जो काम कर रहे हैं यार अच्छा पसंद आ रहा है, लोगों को नहीं आ रहा। हाँ, उसमें लाइक अब जिस तरह आप भी इसी सहाफ़ती शोबे से वाबस्ता हैं, सो आपको पता होता है लाइक ना कि क्या कर रहे हैं हम। हाँ, क्या लोगों को पसंद आएगा और क्या नहीं आएगा। सो और सोशल मीडिया पे तो वैसे ही आपको आइडिया हो जाता है लाइक लोगों के कमेंट्स और ये वो सारी चीज़ों से। तो होता है लाइक अगर समटाइम्स ऐसा कोई थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कोई चीज़ होती है तो उस पर बहुत सारे जो है वो लोगों के आते हैं खिलाफात, वो शेयर करते हैं अपने उन कमेंट्स के थ्रू और सारी चीज़ें, तो उससे फिर आपको आइडिया हो जाता है। और ये अच्छी चीज़ भी है, लाइक आपको पता होना चाहिए कि ना कि क्या आप में कोई ऐसी कमी है जो इसको आपको जो है वो करेक्ट करना चाहिए। और ये सो बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं सोशल मीडिया के थ्रू जो ये शेयर होती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मीडियम आ रहा हो ना, आपको उसको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, आप स्टिक ना रहें, क्योंकि दौर ऐसा है, इतने फास्ट पेस में हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो अपना सबसे पसंदीदा कोई कार्टून है, कोई फेवरेट कि यार ये जो मैंने बनाया था, ये तो ऐसा कार्टून मैंने आज तक नहीं बनाया? हाँ जी, मेरा अभी रिसेंटली ये बलूचिस्तान का जो प्रोटेस्ट हो रहा है इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे एक लड़की है उस प्रोटेस्ट में, सामी दीन। सो उसकी जो स्टोरी है लाइक वो बहुत छोटी सी थी, जब उसके फादर मिस हुए थे और उसके बाद फिर वो बहुत छोटी थी और वो प्रेस क्लब के बाहर पहली दफ़ा जब अब वो एक प्ले कार्ड लेके, एक पोस्टर लेके बैठी थी जिस पे लिखा हुआ था ब्रिंग माय फादर बैक। सो और उसके बाद अब जो है वो आज तक भी जो है वही सेम प्ले कार्ड जो है वो प्रेस क्लब के बाहर लेके बैठी हुई होती हैं हर साल कि ब्रिंग माय फादर बैक। तो उस पर मैंने एक कार्टून और एक एडिटोरियल कार्टून जो वो ड्रॉ किया था। तो अब मैं समझता हूँ कि लाइक वो मेरा सबसे अच्छा और वो था। और ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है, ड्राइंग्स होती हैं, ये बहुत सारे बड़े बड़े इश्यूज़ को बहुत इजीली एड्रेस कर देती हैं अगर आप समझना चाहें, बताना चाहें। क्योंकि एक इतना बड़ा आर्टिकल पढ़ेंगे, वो एक चीज़ आपको एक तस्वीर में बयान कर रही होती है। अभी देखें ना कि अगर वो ब्रिंग माय फादर बैक, तो उसके पीछे कितना कुछ है जी ऐसे जो छुपा हुआ होगा, लेकिन उसको रिमाइंड करने के लिए वन पिक्चर इज़ इनफ। हाँ, तो उसमें लाइक मैंने इसको ऐसे दिखाया था कि एक छोटी सी बच्ची है, वो सेम प्ले कार्ड लेके खड़ी हुई है जिस पे लिखा हुआ है ब्रिंग माय फादर बैक। और उसके बाद एक डिकेड के बाद तो फिर जो है वो सेम वो बड़ी हो जाती है, लाइक उस बड़ी हो जाती है एज में, और सेम प्ले कार्ड उसके हाथ में होता है। तो इस तरह मैंने उसकी मंजरकशी की थी सारी इस ज़बरदस्त। तो बिल्कुल अच्छा है। तो आपने बताया था, ब्रेक पे जाना है थोड़ी देर बाद हमें, तो आपने बताया था कि और भी आपके पास चीज़ें हैं जो आप हमें दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और आप इस प्लेटफॉर्म से क्या कहना चाहते हैं बीइंग अ कार्टूनिस्ट? क्योंकि लोगों को फील्ड्स के बारे में इतना पता भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है बहुत सर्टेन फील्ड्स हैं जो चूज़ एंड पिक करते हैं लोग और उन्हीं में आगे बढ़ना चाहते हैं। जी, आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं जो है एक मैसेज बस यही देना चाहूँगा उन आर्ट लवर्स को, स्पेशली न्यू कमर्स जो अभी फाइन आर्ट्स के शोबे से और उस फील्ड में जो अभी पढ़ रहे हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि लाइक इस तरफ आएँ, और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग फील्ड है और बड़ा मज़ा आता है। लाइक आप अपने उस स्किल्स के थ्रू जो है आप अपना ओपिनियन और अपने थॉट्स शेयर कर रहे होते हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप इनको जो है सारे से मैं कहूँगा कि लाइक आप इस तरफ आपको आना चाहिए।
ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो थैंक यू सो मच रोहित, आप आए शो में। ओके सो एक चीज़ थी जो मैं आपके लिए लाया था, वो जी, लाइक रात को आपके प्रोड्यूसर साहब ने जब मुझे कहा कि ना इस शो पे आपको इनवाइटेड है, तो जी जी ज़रूर। मैंने आपके लिए एक छोटा सा स्केच बनाया था रात को। तो अरे पता वाह! नहीं आपको पसंद आया कि नहीं। थैंक यू सो Yes. मच, वाओ। ये मेरा कार्टून देखें। मैं कह रही थी ना कार्टून ना के लाएंगे, तो ये मैं अपने आप को एज कार्टून जो है कार्टूनिक रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। अच्छा, पॉलिटिशियंस को कैसा लगता होगा ना, वो अपने आप को उसमें देखते होंगे कार्टून्स में। फीडबैक आया है कभी किसी पॉलिटिशियन की तरफ से, किसी यार तुमने तो मेरा बड़ा अच्छा कार्टून बनाया, नहीं, लोग ये खुश बड़ी होते हैं, खबर। like, हाँ, किसी ने फीडबैक दिए जैसे मुझे, मैं इम्प्रेसिव अच्छा लग रहा है, मैंने अपने आप को इस तरह, ज़ाहिर है वो आ गए ना AI इमेजेस वगैरह, वो भी मैंने ट्राई नहीं की है। लेकिन हाँ, आप देखो तो उसमें कितने डिफरेंट लग रहे होते हैं, तो आपको अच्छा लग रहा होता है, तो ये दिस इज वेरी डिफरेंट एंड गुड। हाँ, लोग पसंद करते हैं, स्पेशली पॉलिटिशियंस जो है वो उनको अच्छा लग रहा होता है, और वो खुद भी शेयर कर रहे होते हैं। लाइक कार्टूनिस्ट, एडिटोरियल कार्टूनिस्ट के स्पेशली वो सैटारिस्टिक एक वे होता है, उसके बावजूद भी जो है पॉलिटिशियंस अपने जो है वो सारे कार्टून्स वो खुद ही इन्होंने शेयर किया हुआ होता है, और वो पसंद करते हैं लाइक कि चलो यार मैं भी एक इम्पॉर्टेंट एक वो हूँ, फिगर हूँ, और सब्जेक्ट बन गया हूँ मैं कार्टूनिस्ट के लिए, तो खुश होता है। थैंक यू रोहित फॉर कमिंग इन द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई एम गोना कीप इट एंड सेव इट। आप आए और अच्छा आप कर रहे हैं, यकीनन लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, जो आप आर्ट भी पढ़ रहे हैं तो उसको इस फॉर्म में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और जो लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं उनके लिए भी एक स्कोप है। तो आप देखें, करें चीज़ों को। आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। यहाँ पर वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और जनाब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे अभी पिछले सेगमेंट में भी कि सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज़ पर हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नज़र आते हैं। आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी में, अब लोग उसको सोशल मीडिया पर लेकर आते हैं और लोग अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उन चीज़ों को पसंद करते हैं और दिखाते हैं। तो यूट्यूब पर जैसे हम बात करते हैं कि हर चीज़ अवेलेबल है, लोग देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो ऐसे ही दो नन्हे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो डिफरेंट व्लॉग्स बनाते हैं, डिफरेंट वीडियोस बनाते हैं, ट्रैवलिंग वीडियोस भी बनाते हैं। तो उनको आज वेलकम करते हैं शो में। परिचा फरहान मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ठीक। और हमारे साथ सैयद शहबाज अली शाह भी हैं, आपको भी वेलकम करते हैं शहबाज शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोनों? ठीक ठीक। सुना है कराची आए हुए हैं घूमने के लिए, कहाँ से आए हैं आप दोनों? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से। तो पहले तो मुझे परिशा आप ये बताओ कि आप किस तरह के वीडियोस वगैरह बनाते हो और कैसे आपका इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मुझे चलो वीडियोस बनानी है और ये करना है? हम लोग ट्रैवल के ऊपर वीडियो बनाते हैं और अभी हमारी एक सीरीज़ चल रही है नाइट राइड इन कराची, तो हम लोग इस पर बनाते हैं। और हमारा इंटरेस्ट एक वाइल्ड लाइफ बस अब्राल को देख के हुआ था। और आप? हम लोग एक साथ ही करते हैं। हमारी एक सीरीज़ है नाइट राइडर कराची, हम उसमें पूरा कराची एक्सप्लोर करवा रहे हैं नाइट में। जैसे कि बहुत लोगों को कराची देखने का शौक होता है, सो उससे लिए हम हेल्प करते हैं लोगों को। ज़बरदस्त। तो अब तक कराची में कहाँ कहाँ गए हो आप लोग? सरजानी टाउन और ये सब, सरजानी टाउन भी गए हुए हैं, DHA, नॉर्थ नाज़माबाद और नॉर्थ कराची और हैदरी, ये सब नाज़माबाद, ये सब जगह हैं। सही। तो परेशान कराची में जो है वो आपने नाइट लाइफ में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको क्या लगी जो आपने एक्सप्लोर की और आपने अपनी वीडियोस में उसको दिखाया है, बताया है कराची के बारे में? रात में जो उसकी रौनक होती है और वहाँ काफ़ी ट्रैफिक, वो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग, आपको क्या चीज़ पसंद आई? मतलब कराची में जो सिटी है, और जैसे कराची द सिटी दैट नेवर स्लीप, मतलब कराची जो सिटी पाकिस्तान में और ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। हाँ, कराची द सिटी ऑफ लाइट्स है, वो और कहीं भी नहीं है ऐसा कराची। अच्छा, कराची में जो ना वो आप यहाँ पे, मुझे चूँकि इस्लामाबाद भी जाने का इत्तेफाक हुआ, रहने का, लाहौर भी, तो मुझे कराची में डिफरेंस ये लगता है कि आप कभी भी चाहें तो यू कैन गो एंड ईट, आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, ड्राइव तो खैर वहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये ऑप्शन है कि एक वो आपको सन्नाटा कहीं नहीं मिलता, आप शाहरा फैसल पे आप रात चले जाएं दिन सुबह तो आपको रौनक नज़र आती है। तो खाने में क्या क्या ट्राई किया है? कराची के तो खाने ऐसे मशहूर हैं कि लोग लिस्ट बना के लेकर आते हैं कि हमने इन जगहों पे जाना है और ट्राई करना है। तो आप लोगों के पास कुछ ऐसा था, किया आप लोगों ने?
हाँ, कराची की सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है वो कराची की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। खाई कहाँ से खाई बिरयानी? अल्लाह वाला बिरयानी से यस। उससे सब वीडियो बनाई? नो। लो यार तुमने अब जाओगे दोबारा तो वीडियो बनानी है कराची की बिरयानी पे भी एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और आपको क्या अच्छा लगा, खाया पिया, कुछ ट्राई किया, कुछ एक्सप्लोर किया? जी मुझे भी सबसे अच्छी बिरयानी लगी। बिरयानी लगी। और क्या क्या ट्राई किया है अभी तक, कहाँ कहाँ घूम लिए हो? अभी ऑलमोस्ट काफ़ी जगह पे घूम चुके हैं। आज कराची स्टार्ट हो रहा है, गो देयर एंड मेक अ वीडियो, वो आप लोगों के लिए एक्सप्लोर, क्योंकि जब आप कर रहे हो ट्रैवल तो वो भी एक अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। ओवरऑल कैसा रिस्पांस है चैनल पे? वीडियोस जब आप बना रहे हैं तो लोग देखते हैं, कैसा रिस्पांस देते हैं, कमेंट्स करते हैं, कोई पहचानता है बाहर? जी जी बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, काफ़ी लोग पहचानते भी हैं। पढ़ाई कैसी चलती है साथ साथ? हाँ, ये है मतलब हम वीडियो जो है हम अपनी एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सही है। सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे तो होते हैं, और अगर टेस्ट हो जाए तो फ्राइडे सैटरडे तो भी नहीं हो सकती हमारी सही। वीडियो, हम शूट नहीं कर पाते हैं अभी। और कौन उसको एडिट कर रहा है, कौन ये चैनल बना रहा है, चला रहा है? आप दोनों ही करते हैं या किसी की हेल्प लेते हैं? हम खुद ही दोनों edit करते हैं। करते हैं। खुद ही करते हो? कौन करता है? बस मोबाइल पे, नो, लैपटॉप पे। लैपटॉप पे? ओके, ज़बरदस्त। तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं आप? फिल्मोरा। हो ज़बरदस्त, तो इट्स नियर टू प्रोफेशनल। यस। अच्छा है। तो आगे क्या इरादा है परीक्षा, आपने क्या पढ़ना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं ज़िंदगी में? आई वांट टू बी अ पायलट। ओह ज़बरदस्त, वेरी नाइस। और आप? पात आर्मी में इंटरेस्टिंग। वाह, दोनों के गोल्स तो बड़े ज़बरदस्त हैं। तो आप लोग यहाँ पर आए, अब आप जब वीडियोस बना रहे हो और ये एज अ जो है वो शौक़ आप लोगों ने स्टार्ट किया, इसको लेके चल रहे हैं, तो कैसा जो है वो आप लोगों का रिस्पांस है? और जो लोग अभी ट्राई करते हैं, सोचते हैं कि यार हमें करना है लेकिन कर नहीं पाते, तो उनको क्या कहोगे? छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं यार। मैं एक अल्लामा इकबाल का शेर बोलूँगा, तू शाहीन है बसेरा तर पहाड़ों की चट्टानों पर। तुम सही तैयारी से आए हो लड़के। सो मेरा वही है, जब आप तरले हो तो उससे फुल प्रोफेशनल करो। हाँ। हो सकता है स्टार्ट में आपका अच्छा नहीं हो, लेकिन आगे जाते आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, चाहे वो और रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। सो जितना आप कोशिश कर लो उस पर पूरी मेहनत करो, और जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करो, और कंटेंट लाइक माइंडेड हो तुम ना, मेरा तुम्हारा दिमाग मिलता है। गुड। परिचय, आपने क्या सोचा है बच्चे? जी बस यही है कि सब जो भी बना रहे हो अपने कंटेंट के हिसाब से बनाएं और ऐसे ना बनाएं। है ना? जी मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्टिव हो और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, और उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर हो सोसाइटी के ऊपर, कि आप जो भी काम कर रहे हैं लोगों के लिए हेल्पफुल होना चाहिए, भले छोटे हों बड़े हों किस भी कैपेसिटी में हों, लेकिन एक बस बिला वजह ही ना हो कि बस किए जा रहे हैं, कोई मकसद ना हो। तो थैंक यू परीक्षा, आपने वक्त दिया और आप भी आए हमारे साथ शहबाज शो में। आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। वेरी गुड लक टू यू फॉर योर चैनल एंड योर वीडियोज़। और साथ साथ ये कि पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, इसको भी साथ साथ लेके चलें, और अपने स्किल्स को भी बढ़ाना है, जो कि आप ऑलरेडी कर भी रहे हो। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और कराची ज़रूर जाएं, डिफरेंट जो है वो जगहों को ज़रूर एक्सप्लोर करें, फिर मैं सारी वीडियोज़ देखूँगी, ठीक है? थैंक यू। एंड यहाँ पर हम वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर हो। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और जनाब अब हम बात करेंगे, जैसे कि इलेक्शन की गहमा गहमी नज़र आ रही है, इंतखाबी मुहिम ज़ोरों पर है, सब जमातों की तरफ से हम देख रहे हैं कि खासी एक्टिविटी नज़र आ रही है। तो इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ नाइब अमीर जमात इस्लामी यानी 236 से भी उम्मीदवार हैं, उसामा रजी साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं उसामा साहब आप? अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। उसामा साहब, जब हम बात करें मुख्तलिफ जमातों के लीडरान आ रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरों से बातें हो रही हैं, जमातों को भी हम देख रहे हैं, तो मैं बार बार सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही करती हूँ कि इस वक्त इलेक्शन की तैयारी कैसी जा रही है, किस तरह से अपनी मुहिम को लेकर लीड कर रहे हैं, और फिर हर इलेक्शन से पहले किसी भी जमात का मंशूर बहुत ज़्यादा अहम होता है, तो किन बुनियादों पर इंतखाबी मुहिम को रन कर रही है जमात इस्लामी? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपका चैनल तो वैसे भी कराची जी इस फोकस चैनल है, और कराची जो है इस पूरी जो पिछले एक तवील अरसा गुजरा है 30-35 साल का, इसमें हमारा ये शहर कराची जो दुनिया का बड़ा एक खूबसूरत मुनफरिद और तरक्की करता हुआ शहर था, ये शहर तबाह बर्बाद हो गया है, और इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं रहा है, और जिन लोगों को ये शहर अपनी नुमाइंदगी का एतमाद देता रहा वो उसका हक बदकिस्मती से अदा नहीं कर सके, और इन
बिलखुसूस 30-35 सालों में हमारा ये शहर बिल्कुल बर्बाद हो गया। रोशनियों का शहर अंधेरों में डूब गया, गंदगी, ग़लाज़त, और सबसे बढ़कर ये कि यहाँ पे नौजवानों को कोई अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। लिहाजा हर नौजवान ये सोचता है कि किसी तरह से बाहर चला जाए, फ़रार के रास्ते लोग इख्तियार करते हैं। हालात ख़राब होते हैं तो तशद्दुद और चोरी चकारी और इस तरफ नौजवान राग़िब होते हैं या नशे की तरफ चले जाते हैं। इन हालात में जमात इस्लामी ये समझती है कि जितने भी शहर के मसाइल हैं वो मरकज़ी हुकूमत से जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर मरदमशुमारी का मसला है, मरकज़ी हुकूमत से जुड़ा हुआ है। पानी का जो K4 का मंसूबा है, मरकज़ी हुकूमत से इसका ताल्लुक़ है। बिजली और इलेक्ट्रिक के मसाइल हैं, मरकज़ी हुकूमत से इसका ताल्लुक़ है। तो ये जो सारे मसाइल हैं उसमें ज़रूरत इस बात की है कि कराची से एक ऐसी नुमाइंदगी जो है वो मुंतखब हो जो मरकज़ में कराची के मुकदमे को लड़ सके। हम ये बात कह भी सकते हैं, कह भी रहा हूँ मैं, लेकिन हमारे दोस्तों का और हमारे मुखालफिन का भी एतराफ़ है कि कराची का मुकदमा इस वक्त अगर कोई लड़ रहा है तो वो सिर्फ जमात इस्लामी है, वह हाफिज़ नईमुर रहमान है। तो इसलिए हम कराची वालों से ये अपील करते हैं कि आप हमें इतनी नुमाइंदगी दें, इतनी ताकत दें कि हम मरकज़ में इस पोजीशन में आ जाए कि हमारे बगैर कोई हुकूमत ना बन सके। अच्छा उसामा साहब, क्या वजह है कि जमात इस्लामी हमें वैसे भी एक्टिव नज़र आती है, अगर मैं दीगर जमातों के मुकाबले में कंपेयर करूँ एज अपोजिशन जमात, अभी MK से भी बात हो रही है और हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, लेकिन बिजली पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक के बिलों के खिलाफ भी एहतजाज करते नज़र आते हैं, और फिर अगर अदर साइड पे नज़र आएँ तो हमें देखा कि नौजवानों को एम्पावर करने के हवाले से भी इस वक्त हमें गुज़िश्ता साल 1.5 साल से काफ़ी एक्टिव नज़र आई जमात इस्लामी। इस बात का सारा यकीनन जाता है हाफिज़ नईम साहब को भी और पूरी जमात इस्लामी को भी, लेकिन क्या वजह है कि जो वोट है वो नहीं ले पाते हैं, या जो है ना नुमाइंदगी जिसको हम कहते हैं रियल हकीकी मायनों में वो नज़र नहीं आती, सीट्स हमें नज़र नहीं आती जमात इस्लामी के पास? नहीं, देखिए पिछला बल्दियाती इंतखाब आप देखें, पिछले बल्दियाती इंतखाब में नहीं, अभी आखिरी इलेक्शन तो बल्दियाती हुआ है ना, तो उसमें पूरे कराची का मेन स्ट्रीम जो वोटर है वो जमात इस्लामी के साथ आया है। सबसे ज़्यादा वोट इस शहर ने जमात इस्लामी को दिए हैं, सबसे ज़्यादा सीटें जमात इस्लामी को दी हैं इस कराची शहर ने। लेकिन हुआ क्या है कि हमारी जमहूरियत पे शबखून मारा गया और 9 लाख वोटों को हरा दिया गया और 3 लाख वोटों को जितवा दिया गया। 106 सीटें हार गईं और 72 सीटें जीत गईं। आप जमहूरियत का हुस्न देखें। तो ये वाली जो जमहूरियत है, इस जमहूरियत की वजह से यहाँ पे कराची के आवाम की नुमाइंदगी पे शबखून मारा गया। और मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है, मैं अफसोस के साथ ही ये बात कह रहा हूँ कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा कि जिन वोटर्स ने PTI और इमरान खान को बैलेट पेपर में वोट डाला, उनके 32 नुमाइंदों ने कौंसिल में जाके पीपल्स पार्टी को वोट डाल दिया। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कराची वालों से कि आप ये जो 32 अफराद का मैंडेट आपने दूसरे को दिया, ये भी इस कौमी और सूबाई इलेक्शन में आप हमें दें, ताकि हमारे बगैर मरकज़ में कोई हुकूमत ना बन सके और हम कराची का मुकदमा जो लड़ रहे हैं, हम उस पर वहाँ कराची के लोगों के जो आवाज़ है, जो हुकूक हैं, उसको मनवा सकें वहाँ पर और अपनी चीज़ें वहाँ से ले सकें। हमारे ऊपर देखिए ये एतमाद तो है ना कि ये एक पैसा भी जो है करप्शन नहीं करते, आवाम का पैसा आवाम पे खर्च करते हैं और इनका कोई नुमाइंदा बिकता नहीं है। देखिए इस वक्त जो हमारे नुमाइंदे जितने कराची कौंसिल में थे, उन्होंने इस कब्जा मेयर को वोट नहीं डाला, वो अपनी जगह खड़े रहे, वो बिके नहीं, वो दबाव में नहीं आए। लेकिन बकिया लोग वो दबाव में बदकिस्मती से आ गए। तो हम ये समझते हैं कि कराची का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि कराची मरकज़ी हुकूमत में और सूबाई हुकूमत में जमात इस्लामी को उससे ज़्यादा मैंडेट दे कि जमात इस्लामी की बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत हो जाए, हमारे बगैर कोई हुकूमत ना बने और हम कराची के हुकूक मरकज़ी और सूबाई हुकूमत से लेने में कामयाब हो जाए। अच्छा उसामा साहब, ऐसा भी है कि इलेक्शन से पहले भी बहुत सारी बारगेन्स हो रही हैं, सीट एडजस्टमेंट का नाम ले लें, मुशावरत का नाम ले लें, किसी भी आप उसको नाम दे दें, लेकिन ये सब कुछ चल रहा है। जमात इस्लामी इन जमातों के साथ ऑन बोर्ड है या आप लोग इंडिविजुअल ही कंटेस्ट करेंगे, किसी से कोई सीट एडजस्टमेंट, मुशावरत या इल्हाक हमें अभी तक नज़र नहीं आया? नहीं, देखिए सियासत में गिव एंड टेक होता है और इंतखाबी सियासत में तो एडजस्टमेंट होती है। हमारी पॉलिसी है कि हम अपने निशान और अपने झंडे पर रहते हुए किसी भी पार्टी के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब किसके साथ करें, उसके लिए हम एक बात तो हमारे तरफ से बिल्कुल वाज़ेह है कि हम 3 पार्टियों को कराची की तबाही का जिम्मेदार समझते हैं। पीपल्स पार्टी,
मुस्लिम लीग नून और MKM। इन 3 पार्टियों की वजह से कराची और इसके नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हुआ है, हमारी 2 नस्लें बर्बाद हो गई हैं। लेकिन जिन इश्यूज़ के ऊपर हम समझते हैं कि किसी पार्टी के साथ हमारी जो हम कॉमन इश्यूज़ के ऊपर एक हैं, तो वो किसी हद तक PTI है, इसलिए कि वो भी मदीने की रियासत की बात करते हैं, हम भी मदीने की रियासत की बात करते हैं। वो भी पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह समझते हैं, हम भी यही समझते हैं। वो भी इस मुल्क में बुनियादी तब्दीलियों की बात करते हैं, हम भी बुनियादी तब्दीलियों की बात करते हैं। तो इस एतबार से हम समझते हैं कि पाकिस्तान के जितने मफादात हैं और पाकिस्तान के जितने बुनियादी इश्यूज़ हैं और अवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से जो एक विज़न है, उसमें हमारा इश्तराक मौजूद है। तो अगर कहीं गुंजाइश हुई इसकी तो उनके साथ हम मुफाहमत की तरफ जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये बहुत कबल वक्त एक बात है, इश्यूज़ की हद तक हम समझते हैं कि हमारा इश्तराक मौजूद है। कराची में यकीनन बहुत सारे मसाइल हैं और उन पर बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले भी मैं बार बार ये कहती हूँ कि अपोजिशन जमातों का काम है कि बुनियादी चीज़ों पर बात करना, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, बिजली के बिल, महंगाई, उस पर हमने देखा है कि जमात इस्लामी के हमें बैनर्स भी शहर में नज़र आते हैं और मुहिम भी किया है, एहतजाज भी किया है। कलेक्टिव अपोजिशन का किरदार एक बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो नज़र नहीं आता। तो इस हवाले से अगर ऐसा भी होता है तो आप लोगों का क्या स्टैंडिंग होगी या आप लोग इस पर क्या सोच रहे हैं, कैसे उस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि हमने ये देखा है कि ऑपोजिशन जो काम करवा सकती है, ज़ाहिर आवाम के ही आप लोग नुमाइंदे लेकर आते हैं और प्रेशर बिल्ड कर सकती है, तो वो काम हो भी जाते हैं। लेकिन हमें नज़र नहीं आता कि बस शख्सी या इंडिविजुअल अपोजिशन तो नज़र आ रही है, एक दूसरे पे बहुत अंदराजी का सिलसिला जारी रहता है हमारी अपोजिशन के नाम पर। जो कॉज बेस्ड सियासत है या कॉज बेस्ड अपोजिशन है वो नज़र नहीं आती। नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने। इश्यूज़ के ऊपर एक ही डायरेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज़ चल सकती हैं, उनको अपने अपने प्लेटफॉर्म से चलना चाहिए। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो सियासत है वो ज़्यादातर जो है वो ख़ानदान बेस्ड या शख्सियत बेस्ड होती है। तो जैसे 2 पार्टियां हैं, नून लीग है और नाम ही देखिए नून लीग, शनाख्ती वही प्रॉपर्टी है, वो पार्टी नहीं है, प्रॉपर्टी है उनकी। इसीलिए वो अपने बाद अपने बच्चों को देते हैं, वो आवाम को नहीं देते, वो वर्कर को नहीं देते। यही हाल पीपुल्स पार्टी का भी है कि वो भी प्रॉपर्टी है उनकी। लोग समझते हैं शायद जमहूरियत है या हम कोई वर्कर हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ पे हारी के तौर पे काम करते हैं। बड़े बड़े वहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं। हैरत होती है, अफसोस होता है कि वो वहाँ पे बैठ के और जो है वो एक हारी के तौर पे जो है वो, और लोग भी उससे गुमराह होते हैं कि जैसे ये कोई जमहूरी वो है। बहुत सारे पुराने लीडरान भी इस वजह से उनके जा रहे हैं कि उनको टिकट्स नहीं मिल रहे, उनको जो है वो बहुत सीनियर हैं लेकिन उनको स्पेस नहीं मिल रही। सबसे बड़ी मिसाल है। और तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अच्छा, अब PTI का इशू ये है कि वो अव्वल व आखिर इमरान खान पे मुश्तमिल है, तंजीम नहीं है। और दुनिया में, हिस्ट्री में, और हमारे तो पैगंबर की तालीम यह है कि पहले तंजीम के बगैर दुनिया में कोई इनकलाब या कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तो और हमने देख भी लिया तजुर्बे से कि उनके जब तंजीम नहीं है तो हर चीज़ सिफर पे आ गई एकदम से, लग ही नहीं रहा कि अब कुछ। तो इसलिए बगैर तंजीम के कोई अच्छी बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। जमात इस्लामी ने पिछले 75 सालों में जो तरजीहन जिस चीज़ को इस पर काम किया वो ये कि एक जमहूरी तंजीमी ढांचा जो है, एक मजबूत जमहूरी तंजीमी स्ट्रक्चर होना चाहिए, तरबियत याफ्ता वर्कर्स होने चाहिए जो तमाम अवाम के दरमियान नफरतों की जितनी भी सियासत है उससे बालातर हों और हर किस्म की नफरतों से बालातर होकर एक ब्रॉड बेस प्लेटफॉर्म ऐसा हो जिसपे हर तरह के लोग जमा हो सकें। ये जमात इस्लामी का बहुत बड़ा एसेट है, ये जमात इस्लामी ने ये काम किया है, कंट्रीब्यूशन है। और मैं समझता हूँ कि अवाम भी अब इस बात को समझ गए हैं, तंजीम बेस्ड, तरबियत याफ्ता वर्कर बेस्ड तंजीम या जमात ही इस मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर अवाम को रहनुमाई दे सकती है और उनको निजात दिला सकती है। तो वक्फा ले लेती हूँ सामने साहब, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो हम इस पे भी बात करेंगे कि क्या आपके वोटर्स की तरफ से कैसा रुझान है और अब क्या लगता है आप लोगों को इस कंटेस्ट में आप लोग जीत पाएंगे और कितनी सीट्स आप ले सकते हैं, तैयारी कैसी है, रिस्पॉन्स कैसा है, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक।
सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जो इंतखाबी मुहिम है वो ज़ोरों पर है, यकीनन लोगों का रिस्पांस कैसा है? जैसे अभी हम देख रहे हैं उसामा साहब एमक्यूएम ने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की, वो घर घर जाकर मुहिम भी करते हैं, अपने लोगों को काउंट भी करते हैं, वोटर लिस्टें भी तैयार की जाती हैं। जमात इस्लामी की क्या प्रैक्टिस है इस दफ़ा और कैसे काम होगा, और मंशूर के हवाले से जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था क्या है? देखिए, लोगों का ज़बरदस्त रिस्पांस है। आवाम में जमात इस्लामी का एतमाद बहुत बढ़ गया है। जमात इस्लामी की मकबूलियत इस वक्त शहर कराची में सर फहरिस्त है, नंबर 1 पार्टी है। मेन स्ट्रीम शहर ने जमात इस्लामी को अपने भरपूर वोटों से जो है वो नवाजा है। और मैं समझता हूँ कि इस कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में भी आवाम ये समझने में कामयाब हो रहे हैं कि कराची का मुकदमा मरकज़ी हुकूमत में जमात इस्लामी लड़ सकती है और सूबाई हुकूमत में जमात इस्लामी लड़ सकती है। हम बिकने वाले नहीं हैं, हम दबाव में आने वाले नहीं हैं और हम कराची के इश्यूज़ के ऊपर सियासत करने वाले हैं। हम आवाम के मसाइल पर सियासत करने वाले हैं। मरकजी हुकूमत में पहुंचकर जमात इस्लामी आवाम के लिए किन बुनियादों पर सियासत करेगी या किन चीज़ों को लेकर प्रोजेक्ट करेगी? देखिए, हमारे इस शहर का मसला है, आप कहीं से भी बात शुरू करें, पानी का मसला। बिल्कुल, लोग बाज़ आबादियाँ ऐसी हैं कि 2-2 महीने पानी नहीं आता वहाँ पर। आप सोचें, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, तालीम का मसला है, रोज़गार का मसला है, मरदमशुमारी का मसला है, कराची के जॉब्स का मसला है। ये जितने इश्यूज़ हैं यहाँ पे, हमें हमारे नौजवानों को ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे इस निज़ाम में उनके लिए कोई जॉब नहीं है। तो ये सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो एक यहाँ से बदकिस्मती से जितने नुमाइंदे मुंतखब होकर गए वो सब वहाँ जाके बिक जाते हैं। यहाँ पे लोग हुक्मरानों के खिलाफ वोट डालते हैं, हुकूमती पार्टियों के खिलाफ वोट डालते हैं और असेंबली में और कौंसिल में जाके वो वोट उन्हीं जागीरदारों को, उन्हीं लुटेरों को, उन्हीं जालिम हुक्मरानों को पड़ जाते हैं। तो इसलिए जमात इस्लामी के ऊपर ये एतमाद मैं समझता हूँ लोगों का बहाल हो रहा है, बहुत मजबूत हो रहा है और लोगों की आंखों में चमक है। लोग हाफिज़ नईमुर रहमान को इस शहर का निजात दहिंदा समझ रहे हैं। जमात इस्लामी की तंजीम इतनी बड़ी ताकत है इंशाअल्लाह ताला कि मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत हमारी मर्ज़ी के बगैर नहीं बन सकेगी इंशाअल्लाह, अगर कराची का वोटर इस बात को समझ जाए और जमात इस्लामी को जो है इतनी सीटें दे दे यहाँ पर कि हम ये मुकदमा वहाँ पे लड़ सकें। तो और इस हवाले से हमें रिस्पांस मिल रहा है, हमारी मुहिम शुरू हो गई है। और देखिए, मैं एक बात और कहूँ, हमारी बदकिस्मती ये है कि कराची वालों ने इससे पहले जिसको भी वोट दिया है वो कराची के लिए कुछ नहीं करता। हालांकि कराची वो शहर है कि जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, मुल्क की माशी रीढ़ की हड्डी है, सनतों का शहर है, ये तालीम का हब है। यहाँ पे ये नौजवानों की, यहाँ पे आपको पता है 3.5 करोड़ की आबादी को में 2.5 करोड़ जो है वो नौजवान हैं। यानी 2 से 2.5 करोड़ के दरमियान जो तादाद है वो नौजवानों की तादाद है, जिनका कोई आइडियलिस्टिक पॉपुलेशन है दुनिया में जो है वो बैलेंस नज़र नहीं आता। कहीं ख़वातीन ज़्यादा हैं, कहीं मर्द ज़्यादा हैं, नौजवानों की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर हम बड़े बड़े जो कंट्रीज़ के पॉपुलेशन को स्टडी करें तो ऐसा नज़र आता है और वहाँ एक ड्रेन नज़र आता है। तभी तो इतने लोगों को यहाँ से यंगस्टर्स को वो प्रमोट करते हैं कि स्टडी के लिए आए वहाँ की चीज़ें। तो पाकिस्तान की वाकई पॉपुलेशन जो है वो बहुत डायनामिक है, लेकिन क्या समझते हैं आप कि हमने उसको इस तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, ना हम इस्तेमाल कर रहे। और फिर नौजवानों का हर मैदान में आगे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको आगे लाना, क्योंकि यंग ब्लड होता है, यंग ब्रेन्स होते हैं। जमात इस्लामी क्या नई नस्ल को, नए नौजवान और नए फेसेस को मौका दे रही है? बिल्कुल, हमारी जमात में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारी क़यादत है, हमारे लोग हैं, वो नौजवानों पर मुश्तमिल हैं। बदकिस्मती ये है कि 75 साल से हमारे मुल्क में जो तबका हुक्मरानी पर मुसल्लत रहा वो 1% से भी कम है, लेकिन 75 सालों में सिर्फ वही एक तबका आगे बढ़ता रहा और इस मुल्क के नौजवान, इस मुल्क के अवाम आगे नहीं बढ़ सके और वो शदीद जो है वो मसाइल और यानी माशी तौर पे, समाजी तौर पे जुल्म का शिकार हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो हम समझते हैं कि और यही जमात इस्लामी की शुरू से दावत थी। ये बात पहले लोग नहीं समझते थे, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक वाज़े हो गई है ये बात कि चेहरों की तब्दीली से मसाइल हल नहीं होंगे। आपको निज़ाम बदलना पड़ेगा, उस हुक्मरान तबके को तब्दील करना पड़ेगा जो जिसने नाजायज़ तौर पर कब्ज़ा किया हुआ है। पाकिस्तान का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लामी का मतलब यह है कि यहाँ पर सिर्फ खुदा की बालादस्ती होगी, किसी तबके की बालादस्ती नहीं होगी। जमहूरी का मतलब यह है कि वो बालादस्ती अवाम के पास होगी, जमहूर के पास होगी, किसी ख़ास जो है वो पार्टी के पास या किसी खास गिरोह के पास नहीं होगी। इसका नाम पाकिस्तान होगा।
तो यही सिस्टम की तब्दीली का वाहिद जरिया है। तो पार्लियामेंट के जरिए पुरअमन तरीके से ये निज़ाम तब्दील हो सकता है। तो जमात इस्लामी इस पर यकीन रखती है, और जब ये ऐसा अवाम का निज़ाम आएगा उसी में अवाम आगे बढ़ेंगे। ये खवास का निज़ाम है, ये चंद लोगों का निज़ाम है, ये जागीरदारों का, लुटेरों का और अंग्रेज़ों की बनाई हुई ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है। तो इसमें हमारे लिए तो कोई जगह नहीं है, आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं है, और उनको आवाम से कोई गरज नहीं है। वो अपनी दायरे हिदायत पे काम करते हैं। तो अवाम को बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। जुल्म की चक्की में पिसते पिसते इनका बुरा हाल हो गया है। इनकी तो बिल्कुल समझ लें कि खून निचोड़ लिया गया है। टैक्सेस का सारा बोझ इन पर डाल दिया गया है। बुनियादी सहूलतों से इनको महरूम कर दिया गया है। जीने का बुनियादी हक हासिल नहीं है, इंसाफ नहीं है, अमन नहीं है। आप बाहर जो है आसानी से सफर नहीं कर सकते, तालीम नहीं है, रोजगार नहीं है, और तालीम भी इतनी महदूद है, इतनी महदूद है। करोड़ों बच्चे यहाँ पे जो है वो बेरोजगार जाहिल घूम रहे हैं, उनके लिए स्कूल मैसर नहीं है। जो स्कूल है वो अस्तबल बनाए हुए हैं, जमीनों के ऊपर कब्जे हो रहे हैं, माफियाएं हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। इनको अगर कोई चैलेंज करने वाली कोई ताकत हो सकती है तो वो एक मुनज़्ज़म सियासी ताकत हो सकती है, जो सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी है। और कराची में जमात इस्लामी बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो हमने नौजवानों की बात की, ख़वातीन विंग जो है जमात इस्लामी का काफ़ी फ़ाल जो है एक्टिविटीज़ के अंदर नज़र आता है, जलसों में चीज़ों में नज़र आता है। ख़वातीन किस हद तक आप लोगों के साथ ऑन बोर्ड हैं सियासत में? और क्योंकि हम देखें चलें जलसों तक तो ठीक है, या उनकी नुमाइंदगी या वो दीगर एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रही होती हैं, तो नुमाइंदे और उम्मीदवार खड़ी हो रही हैं ख़वातीन भी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से जमात की नुमाइंदगान हैं ख़वातीन। सियासी अमल में जमहूरी सतह पर अगर अवाम का ख़वातीन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई है, और जहाँ से रोज़े अव्वल से जमात इस्लामी में रोज़े अव्वल से जमात इस्लामी सियासत में ख़वातीन सियासत में फ़ाल हैं। हमारा पूरा ख़वातीन विंग है, और जितनी नुमाइंदगी आपको पता है बल्दियात में इस वक्त सबसे मौसर ख़वातीन की नुमाइंदगी जमात इस्लामी की है। बल्दिया की कौंसिल में, विफाकी हुकूमत, कौमी असम्बली में, जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है, और जमात इस्लामी में ख़वातीन पैरेलल काम करती हैं। जिस तरह से मर्द काम करते हैं उसी तरह से ख़वातीन, यहाँ पे जो है वो बेगमात नहीं है। यहाँ वो 5 स्टार और 7 स्टार बेगमात जो है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल आम ख़वातीन हैं जो काम करती हैं, और वो पॉलिटिकली बहुत जो है उनको बाइख्तियार हैं, पॉलिटिकली वो फ़ाल हैं। वो स्ट्रीट के ऊपर होती हैं, और वो ऑफिसेज में होती हैं, वो पार्लियामेंट में होती हैं, उनकी तंजीम है, उनका पूरा सिस्टम है, और वो हम सब यकसा तौर पे काम करते हैं। और आपको मालूम है कि पॉलिटिकल फ्रंट पे जमात इस्लामी के अलावा पाकिस्तान में कोई दूसरी ख़वातीन की मौसर पार्टी नहीं है। दीगर तमाम पार्टियों में किसी हद तक ख़वातीन की शिरकत है, PTI में भी शिरकत है, लेकिन उनको वो लीडिंग पोजीशन हासिल नहीं है, वो इख्तियारात हासिल नहीं है। वो वहाँ पे पीछे चलने वाला एक उनसर है। जमात इस्लामी में एक पैरेलल उनसर है, एक साथ वो शुराओं में हमारे साथ बैठती हैं, फोरम्स में बैठती हैं, फैसले करती हैं, फैसलों में शरीक होती हैं। उनकी राय और वो जो है वो उसका वज़न होता है, वो बाइख्तियार राय होती है, वो फैसला कुन राय होती है। और ख़वातीन के जितने विंग्स हैं, आप वकला की बात करें, आप असातिज़ा की बात करें, आप सहाफ़ियों की बात करें, हर जगह हर शोबे में जमात इस्लामी के विंग मौजूद हैं। और तालबात का आपको पता है, इस्लामी जमीयत तालबात ने अभी 3 दिन पहले कराची में हज़ारों तालबात का एक प्रोग्राम किया है। आपने देखा बनो काबिल में हमने सिर्फ कराची की बच्चियों के लिए हज़ारों बच्चियों के लिए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया बनो काबिल के नाम से, और अब वो हज़ारों बच्चियाँ वो IT की तालीम हासिल कर रही हैं। तो ये सारा हमारा ख़वातीन विंग है। लेबर्स में आपको पता है, लेबर्स में इतना इस्तेहसाल हो रहा है ख़वातीन का, कोई हुकूक नहीं है। जमात इस्लामी की जो नेशनल लेबर फेडरेशन है उसमें ख़वातीन का पूरी तरह से फ़ाल है, काम कर रही हैं। तो ख़वातीन किसी पार्टी में अगर मजबूत हैं और फ़ाल हैं, हर सतह के ऊपर हर तरह की उसमें फ़ाल हैं, तो वो जमात इस्लामी। बिल्कुल। 2018 के इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए अब ये 2024 आ गया है, 23 में इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन 2024 के जो इंतखाबात हैं उसमें जमात इस्लामी अपनी स्टैंडिंग क्या देख रही है, और आप इसको कैसे कंक्लूड करेंगे? क्योंकि इस वक्त इलेक्शंस अब चूँकि करीब ही हैं, सब नज़र आ रहा होगा कि वोटर्स का क्या रुझान है, लोगों का क्या रिस्पांस है, तो उसमें अब आप जमात इस्लामी को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, वोटर तो बिल्कुल बेचारा तबाह बर्बाद हुआ है, तबाह हाल हो गया है। उसकी राय पे भी डाका डाल दिया जाता है, और उसकी जो सियासी और माशी और समाजी ज़िंदगी है वो तबाह बर्बाद है।
उसके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। आप देखिए घरों में ख़वातीन काम करती हैं, गैस बंद हो जाती है अचानक, पानी बंद हो गया, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं है, तो अवाम का तो कोई पुरसान हाल नहीं है। और अवाम के जितने इशूज़ हैं उन पर सिर्फ जमात इस्लामी काम कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अवाम को ये बात अब बहुत अच्छी तरह, वक्त कम है, समझ लेनी चाहिए कि वो एतमाद अगर किसी पे कर सकते हैं तो जमात इस्लामी के नुमाइंदों पे कर सकते हैं। उनका मुकदमा अगर कोई लड़ रहा है तो वो सिर्फ जमात इस्लामी है। गैस है, बिजली है, पानी है, मरदमशुमारी है, कराची की सीटें 10 कौमी असम्बली की सीटें इस मरदमशुमारी की वजह से जो है वो हड़प हो गई। 21 से ज़्यादा सूबाई असम्बली की सीटें जो है वो छिन गई। जमात इस्लामी समझ के को इतनी ताकत दें, इतना मैंडेट इस कौमी और सूबाई इलेक्शन में कराची वाले दे दें कि हम कराची का मुकदमा विफाक में भी लड़ें, सूबे में भी लड़ें और इस बुनियाद पर लड़ सकें। इतनी ताकत कराची का वोटर हमें दे दे कि हमारे बगैर ना विफाकी हुकूमत बने ना सूबाई हुकूमत बने। कराची के वोटर ने ये एतमाद और ये ताकत, ये नुमाइंदगी जमात इस्लामी को दे दी। आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, वो नजर इसलिए भी आ रहा है कि उसने पिछले बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी को वोट दिया है। जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमहूरी नुमाइंदा पार्टी है इस वक्त कराची शहर की, और इंशाअल्लाह आइंदा कौमी और सूबाई असेंबली में भी अवाम जमात इस्लामी के ऊपर एतमाद करेंगे, वोट देंगे और हमें कराची वालों पर पूरा एतमाद। उम्मीद है कि फेयर इलेक्शंस हों और अवाम जिसको मुंतखब करना चाहती है वही लोग बरसर इक़्तिदार आएँ और अवामी मसाइल, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं तो बार बार ये कहती हूँ कि सब एक हो जाएं और अवामी मसाइल को हल करने की तरफ बढ़ें, तो मेरे ख्याल से जो है ना वो पाकिस्तान के और हमारे मुल्क के और हमारे शहर के हालात बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया उसामा रज़ी साहब, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ। रमशा कमर और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।